हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। तो आप सभी का एग्ज़ाम है कल मॉर्निंग में और आप सभी अभी हैं परेशान। क्यों हैं परेशान भाई, बता देती हूँ। आप सभी को सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन तो पहले दे चुकी हूँ, लेकिन अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ मिलता रहे। तो अभी तक देखिए, अगर मैं बात करूँ क्लास 10th कोर्स बी की, क्योंकि आज का उनका ही वीडियो है, तो मैंने आपको संचयन को वन शॉट मैराथन दे दिया, जहाँ पर संचयन की आपके तीनों चैप्टर को एक ही बार में बताया। फिर आपकी मैंने बुक ली स्पर्श, स्पर्श को भी मैंने आपको पूरा एक बार में समझा दिया। 7 चैप्टर मैंने पूरे एक बार में समझा दिए। उसी तरीके से आज गद्यखंड भी लेकर आई हूँ, जो आपको पूरा एक बार में समझा रही हूँ। ठीक है, तो अभी तक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, जो आपकी स्पर्श बुक के टॉप 100 क्वेश्चंस हैं और जो संचयन बुक है उसके टॉप 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस तरीके से हम पूरा आपको कवर कर रहे हैं और साथ साथ आपके लाइव तो हम ले ही रहे हैं। तो एक तरीके से हम आपकी पूरी प्रिपरेशन करा रहे हैं, ताकि एग्ज़ाम्स के लिए हम पूरा रिवीजन इन 3 दिनों में कर लें। क्योंकि बच्चे हमसे बार बार पूछ रहे थे, मैम एग्ज़ाम जो है वो 28 को है और 25 को हमारा आखिरी पेपर था, तो 25, 26, 27 आप क्या कराने वाले हो। तो मैंने 25, 26, 27, 28 सब पूरी प्रिपरेशन करा चुकी हूँ। ठीक है, तो कल मॉर्निंग में भी हम आपके पास आएंगे लाइव में, जहाँ पर हम आपको बहुत सारे टिप्स देंगे, ट्रिप्स देंगे और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कुछ डाउट्स भी आपके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अभी आज का वीडियो देखती हूँ। आज का वीडियो हमारा क्लास 10th हिंदी कोर्स बी की जो स्पर्श भाग 2 बुक है, जो कि काव्य खंड और गद्य खंड में विभक्त है। तो काव्य खंड हमने आपको 7 चैप्टर एक बार में समझा चुकी हूँ, उसी तरीके से गद्य खंड के भी जो हमारे 7 चैप्टर हैं उसे एक ही बार में आज समझाने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट देखिए, हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेंदी नहीं बताऊंगी, फट सारी चीज़ों को मैं क्लियर करते हुए चल रही हूँ। ठीक है, बहुत ही कंप्रेस करके मैं सारे जो हैं चैप्टर्स लेकर आई हूँ, ताकि आपको पूरा रिवीजन और समरी के तौर पर मैं सब कुछ बता सकूँ। ठीक है, चलिए तो देख रहे हैं हम क्लास 10th हिंदी कोर्स बी स्पर्श भाग 2 गद्य खंड का वन शॉट मैराथन है। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। पहला चैप्टर हमारा गद्य खंड का और बुक का जो 8वां चैप्टर है वो है बड़े भाई साहब। इसके राइटर हैं प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी और उनके बड़े भाई पढ़ाई के दौरान हॉस्टल में रहे थे, तो वहाँ पर किस तरीके से इनका जीवन बीता। क्योंकि हमारे प्रेमचंद जी खेल के बड़े ही शौकीन थे, तो वो अपने भाई से नज़र बचाकर अक्सर जो है वो चले जाते थे कहाँ, खेलने के लिए। लौटते समय पकड़ा जाते हैं। अब बड़े भाई साहब खूब डांटते। बड़े भाई साहब अध्ययनशील तो थे, लेकिन वो 2 साल लगातार, जो इस चैप्टर में दिया गया है, फेल होते रहे और हमारे लेखक जो वो पास होते रहे, और वो भी फर्स्ट डिवीज़न, बहुत कम पढ़ के। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ इस अध्याय में बताया गया है। चलिए देखते हैं, जो कि प्रेमचंद जी का एक संस्मरण है, जिसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, लेखक प्रेमचंद ने इस पाठ में अपने बड़े भाई के बारे में बताया है, जो कि उम्र में उनसे 5 साल बड़े थे। यानी कि लेखक और यानी कि प्रेमचंद जी और उनके बड़े भाई के बीच में 5 साल का डिफरेंस था, परंतु पढ़ाई में केवल 3 कक्षा आगे थे। पढ़ाई में क्या थे, 3 कक्षा आगे थे, 3 क्लासेस। लेखक स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं कि उन्होंने बाद में पढ़ाई शुरू की, बल्कि वे चाहते हैं कि उनकी बुनियाद मजबूत हो, इसलिए 1 साल का काम 2-3 साल में करते। यानी उनके बड़े भाई कक्षा पास नहीं कर पाते थे। कहने का मतलब है, ऐसा नहीं था कि उन्होंने पढ़ाई देर शुरू करी, मगर वो बुनियाद यानी कि जो बेस है, जो छोटी क्लासेस हैं, उनमें वो 1 नहीं 2-2 साल लगाते थे, पास नहीं कर पाते थे। इस वजह से 5 साल का डिफरेंस होते हुए भी उनके बीच में तीन कक्षाओं का ही गैप रहा है। लेखक की उम्र 9 साल थी और उनके बड़े भाई 14 वर्ष के थे। यानी कि जब ये कहानी उन्होंने जिस समय की बता रहे हैं, उस समय हमारे लेखक कितने साल के थे, 9 साल के, और लेखक के बड़े भाई 14 ईयर्स के थे। वे लेखक की पूरी निगरानी ही रखते थे, जो कि उनका जन्मसिद्ध अधिकार था। अब जैसे हमारे जो बड़े भाई बहन होते हैं, जो भी होते हैं, वो ये पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं कि हमारे जो छोटे भाई बहन हैं वो पूरी तरह से सिक्योर रहें, किसी गलत संगत में ना पड़ें, किसी गलत काम में नहीं करें, और अगर हम गलत करते हैं तो हमें डांट भी पड़ती है। होता है कि नहीं होता है? तो ये बड़े भाई साहब ये पूरी निगरानी जो है वो छोटे भाई पर रखते थे। बड़े भाई स्वभाव में बड़े अध्ययनशील थे, यानी कि हमेशा पढ़ते रहना, हमेशा किताब खोले बैठे रहते, समय काटने के लिए कॉपियों पर तथा किताबों में के हाशिए पर चित्र बनाया करते थे, एक चीज को बार बार लिखते। अब क्या होता था भाई, कोई व्यक्ति अगर पूरा दिन किताब खोलकर बैठा रहेगा तो क्या वो पूरा दिन पढ़ता है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि पूरा लगातार कोई नहीं पढ़ सकता, कोई भी नहीं पढ़ सकता।
तो ज़रा देर वो टाइम पास के लिए क्या करते, किसी भी किताब के पीछे पर कुछ चित्र बना दिया, ऊपर बॉर्डर पे कोई चित्र बना दिया। तो बहुत अध्ययनशील थे का तात्पर्य है वो पूरा दिन किताबें खोले बैठे रहते, पढ़ते, लेकिन बीच बीच में जब बोर हो जाते तो टाइम पास के लिए वो चित्र बनाया करते थे, कभी चिड़िया के, कभी किसी जानवर के, कभी कुछ लिख दिया करते थे, कुछ पंक्तियां जिनका कोई मतलब ही नहीं होता था। दूसरी तरफ लेखक का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। अब एक तरफ बड़े भाई साहब पूरा दिन किताब खोल के बैठे हैं, लेकिन लेखक हमारे पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते, उन्हें पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अवसर पाते ही वो हॉस्टल से निकलकर मैदान में खेलने आ जाते। जैसे उन्हें मौका मिलता तुरंत सामने मैदान था, वहां खेलने के लिए चले जाते। खेल कूद कर जब वो वापस आते तो उन्हें बड़े भाई के रौद्र रूप के दर्शन होते। सॉरी, अब नजर बचा के तो चले गए वो बड़े भाई साहब के, लौटते समय जब आए तो बड़े भाई साहब ने पकड़ लिया। अब उनका रौद्र रूप, खूब गुस्सा करें, खूब उपदेश सुनाएं। उनके भाई ही लेखक को डांटते हुए कहते कि पढ़ाई इतनी आसान नहीं है, इसके लिए रात दिन आंख फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब जाकर ये समझ में आती है। तो तुम्हें वहाँ पर, अब चूंकि लेखक तो खेल में जा रहे हैं तो वही समझाते हैं कि भाई ये इतना आसान नहीं है, तुम्हें पढ़ाई जो इतनी आसान लग रही है कि भाई खेलते कूदते कर लोगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि भाई वो खुद जो पढ़ते थे वो उन्हें खुद समझ में नहीं आता था, तो उन्हें लगता था बड़ा टफ है। लेकिन लेखक हमारे क्या थे कि भाई उनका दिमाग थोड़ा शार्प था, कम पढ़ते थे लेकिन सारी चीज़ें एकदम पुख्ता पढ़ते थे। तो वही यहाँ पर लेखक के बड़े भाई समझाते हैं कि तुम्हें ये पढ़ाई जो इतनी आसान लग रही है ना, ये इतनी आसान नहीं है कि हंसते खेलते पढ़ लोगे, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम्हें इसी तरह खेल कर अपना समय गंवाना है तो बेहतर है घर चले जाओ और गुल्ली डंडा खेलो। क्योंकि भाई मम्मी पापा ने इतनी पैसे इतनी मुश्किल से कमाते हैं और वो पैसा यहाँ पर पे कर रहे हैं रहने के लिए, खाने के लिए, पढ़ने के लिए। तो अगर तुम्हें पढ़ना नहीं है तो तुम ऐसा करो, तुम घर जाओ और वहीं जाकर गिल्ली डंडा खेलो, क्योंकि तुम्हें तो खेलना ही अच्छा लगता है। यहाँ खेलो चाहे वहाँ खेलो, खेलना तो एक ही है। तो इससे अच्छा पढ़ाई छोड़ दो, पैसे बर्बाद मत करो। इस तरह यहाँ रहकर दादा की गाड़ी कमाई के रुपए को बर्बाद करते हो। दादा मतलब पिताजी, पिताजी के पैसों को इस तरीके से बर्बाद मत करो। ऐसी लताड़ सुनकर लेखक रोने लगते। अब बड़े भाई साहब ऐसे डांटे तो लेखक को हमारे दिल पे लग जाए और वो रोने लगे। और उन्हें लगता कि पढ़ाई का काम उनके बस का नहीं है, परंतु दो तीन मिनट घंटे बाद निराशा हटती तो फटाफट पढ़ाई लिखाई का कठिन टाइम टेबल बना लेते, जिसका वो पालन नहीं कर पाते। अब क्या भाई, बड़े भाई साहब ने खूब अच्छे से डांट दिया, खूब अच्छे से। अब उनके तो भैया रोना छूटने लगा। तो मन में ठान लेते कि भैया मेरे बस की नहीं है, मैं तो अब चला जाऊंगा वापस। ये निराश हो जाते। लेकिन 2-3 घंटे बाद जब निराशा के बादल छटते कि नहीं हम कर लेंगे, हम सब कर लेंगे, ये हिम्मत जैसे ही आती, एक बढ़िया सा टाइम टेबल बनाते, खूब कठिन सा टाइम टेबल बनाते कि मैं इस हिसाब से पढ़ूंगा और सब कुछ अच्छे से रहेगा। लेकिन वो टाइम टेबल कभी भी फॉलो नहीं कर पाते। इसका रीज़न क्या था? खेल कूद के मैदान उन्हें बाहर खींच ही लाते। इतने फटकार के बाद भी वो खेल में शामिल होते रहे। सालाना परीक्षा में बड़े भाई फिर फेल हो गए और लेखक अपनी कक्षा में प्रथम आ गए। अब क्या हुआ देखिए, टाइम टेबल तो बना मगर कभी फॉलो नहीं होता था। रीज़न क्या होता था कि वो पढ़ाई के बहुत कठिन शेड्यूल बनाते थे, लेकिन जो उनका सबसे प्रिय काम है खेलना, उसको वो उस टाइम टेबल में शामिल नहीं कर पाते थे। इसलिए वो टाइम टेबल फॉलो, भाई इंसान पूरा दिन तो पढ़ नहीं सकता, मनोरंजन भी चाहिए। तो टाइम टेबल बनाते तो उसमें उनको हमेशा याद रखना कि जो भी आप टाइम टेबल बनाते हो उसमें अपनी पसंदीदा चीज़ को समय ज़रूर दो। अब ये ना हो कि पढ़ाई को कम दे रहे हो, पसंदीदा चीज़ को ज़्यादा दे रहे हो। पढ़ाई का रेशो ज़्यादा होना चाहिए, उस चीज़ का रेशो कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमेशा इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होता है। तो अब क्या हुआ, इतनी लताड़ सुनी, टाइम टेबल भी नहीं बनाया और चले जाते थे मैदान में खेलने। चलो वार्षिक परीक्षा आ गई, परीक्षा दिया गया और हमारे लेखक के बड़े भाई फेल हो गए और हमारे लेखक फर्स्ट डिवीज़न पास हो गए, ठीक है। अब इतना जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा था वो फर्स्ट डिवीज़न हो गया, जो लगातार पढ़ रहा था वो फेल हो गया। उन दोनों के बीच अब 2 कक्षा की दूरी रह गई। पहले तो 3 कक्षा की दूरी थी, अब चूंकि भाई साहब वहीं रह गए और ये आगे बढ़ गए, तो अब कितनी दूरी बढ़ी? 2 कक्षा की दूरी रह गई। लेखक के मन में आया कि वह भाई साहब को आड़े हाथों ले, परंतु उनके दुख ही देखकर लेखक ने इस विचार को त्याग दिया और खेल कूद में फिर व्यस्त हो गए। अब जो व्यक्ति इतना डांट रहा था पूरे साल, जिसकी डांट सुनी, वो तो फेल हो गया।
तो लेखक के मन में एक पल को ये आया कि चलो बड़े बड़े भाई साहब को आड़े हाथों लेते हैं कि भाई आप तो बड़ा कहते थे कि भाई पढ़ो पढ़ो, आप तो पूरा दिन पढ़ रहे थे, क्या हुआ, फेल हो गए, मैं तो देखो फर्स्ट डिवीज़न आ गया। लेकिन जब ये मन में विचार आया तो उन्होंने अपने बड़े भाई को देखा कि भाई अरे ये तो इतने दुखी हैं, तो इस विचार को त्याग दिया और वो अपना खेल कूद में मस्त हो गए। अब बड़े भाई का लेखक पर ज़्यादा दबाव नहीं रहा, क्योंकि भाई अब खुद हम फेल हो गए तो अपने अंदर भी एक शर्मिंदगी कि हम जिसको डांट रहे थे वो तो पास हो गया, मैं फेल हो गया। तो इस वजह से कहीं ना कहीं बड़े भाई साहब भी अब थोड़े नरम पड़ चुके थे। एक दिन लेखक भोर का सारा समय खेल में बिताकर लौटे, तब भाई साहब ने उन्हें भयंकर डांटा और कहा कि अगर कक्षा में अव्वल आने पर घमंड हो गया है तो यह जान लो कि बड़े बड़े आदमी का भी घमंड नहीं टिक पाया, तुम्हारी क्या हस्ती है। अब एक दिन वो सुबह सुबह निकल गए खेलने के लिए और पूरा टाइम खेल के जब वापस आए तो बड़े भाई को बड़ा गुस्सा आया कि भाई मैं डांट नहीं रहा हूँ, लेकिन तब भी अपने अंदर कुछ अनुशासन रखना चाहिए। तो उनको बहुत गुस्सा था, उन्होंने खूब डांटा कि भाई तुम प्रथम आ गए हो, फर्स्ट डिवीज़न आए हो, तुम्हें अंदर घमंड आ गया है कि भाई तुम पास हो जाओगे पढ़ोगे नहीं तो। पढ़ाई इतनी आसान नहीं है, तुमको पढ़ना पड़ेगा, तुम अगली कक्षा में आए हो उसमें तो और पढ़ाई टफ है। और तुम्हें अगर घमंड हो गया तो घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, जिसमें उन्हें रावण का भी उदाहरण दिया कि भाई रावण जो है वो छत्रपति जो है वो था, यानी कि सभी राजा उसको टैक्स देते थे, कर देते थे, सभी उसको मानते थे, उससे बड़ा कोई राजा नहीं था। लेकिन तब भी उसका नाश जो है वो साधारण इंसान ने किया। क्यों? क्योंकि वो एक जो है घमंडी व्यक्ति था। तो राम जी यानी कि विष्णु जी ने एक साधारण मनुष्य का अवतार लिया और उस साधारण मनुष्य के रूप में, भाई उन्होंने कोई अपना जादू तो दिखाया नहीं था, साधारण मनुष्य के रूप में इतने अहंकारी रावण का वध कर दिया था। तो उन्होंने ये कहा कि भाई अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तुम्हारा क्या बात है, इसमें तुम्हारी क्या बिसात है। अनेकों उदाहरण देकर उन्होंने लेखक को चिताया। उन्होंने कई लोगों के उदाहरण दिए इस अहंकार के माध्यम में। बड़े भाई ने कक्षा की अलजबरा, ज्योमेट्री और इतिहास पर अपनी टिप्पणी की और बताया कि यह सब विषय बड़े कठिन हैं। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि भाई जो आपका अलजेब्रा होता है, आपकी जो ज्योमेट्री होती है, साथ ही साथ जो इतिहास होता है, लैंग्वेज होती है, निबंध लिखना, ये सब अपने आप में बहुत कठिन है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से पूरी तरीके से संतुष्ट भी नहीं थे। अंग्रेज़ी जो हमारी लैंग्वेज नहीं है वो हमें ज़बरदस्ती पढ़ाई जाती है। निबंध इतने लंबे लंबे 500-500 शब्दों के लिखने होते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। हमें उन देशों के इतिहास पढ़ाए जाते हैं जिनसे कोई मतलब नहीं है। तो एक तरीके से उन्होंने उस समय तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था में जो सिलेबस दिया गया था उस पर एक कटाक्ष भी किया है और साथ साथ समझाया भी है कि ये सब अपने आप में बहुत कठिन होते हैं, कि यह सब विषय बड़े कठिन हैं। निबंध लेखन को उन्होंने समय की बर्बादी बताया। जैसे मैंने बताया कि भाई इतने लंबे लंबे निबंध लिखना बर्बाद है, बेकार है। कहा कि परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि तुम जो अभी के पास हो ये तुम्हारा तुक्का लगा है, अगर तुम अगली बार भी पास होना चाहते हो तो तुम्हें अब की मेहनत करनी पड़ेगी। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो लेखक को और बहुत कुछ सुनना पड़ता। अब सुबह खेल के तो आ गए थे, अब स्कूल लगने वाला था तो स्कूल का समय हो गया था, नहीं तो बड़े भाई साहब इनको और ज़्यादा सुनाते, उतने में ही इनफ हो गया। उस दिन लेखक को भोजन निस्वाद लगा। इतनी सारी डांट खाने के बाद भोजन भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब रीज़न की बात है कि भाई जब मन दुखी होता है तो टेस्टी से टेस्टी खाना भी रख दो तो भी हमें अच्छा नहीं लगता है। इतना सुनने के बाद भी लेखक की अरुचि पढ़ाई में बनी रही और खेल कूद में वे शामिल होते रहे। मतलब घड़ी घड़ी बड़े भाई साहब डांट रहे हैं, लताड़ रहे हैं, गुड़कियाँ दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लेखक का वही रवैया हमारे, ठीक है, क्या कि पढ़ना नहीं है और खेलते रहना है, वही चलता रहा। फिर सालाना परीक्षा में बड़े भाई फेल हो गए और लेखक पास हो गए, फिर से वही हुआ। अब लेखक हमारे जो पढ़ नहीं रहे थे वो फिर से फर्स्ट डिवीज़न पास हो गए और हमारे लेखक के जो बड़े भाई थे वो फिर से फेल हो गए। बड़े भाई ने अत्यधिक परिश्रम किया था और लेखक ने ज़्यादा नहीं किया था। भाई बड़े भाई सब तो बहुत पढ़ते थे, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं लेखक को उन्हें देखकर अफसोस भी हो रहा था। लेखक को अपने बड़े भाई पर दया आ रही थी। जब नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े थे। सोचिए जब इतनी मेहनत करने के बाद सफल नहीं हो तो कोई भी इंसान है जो रो पड़ेगा, और यही हुआ। जब बड़े भाई साहब ने रिजल्ट सुना तो वो रो पड़े और उनके साथ लेखक भी रोने पड़े। अब लेखक जो पास हो गए थे प्रथम में, फर्स्ट डिवीज़न में, वो बड़े भाई साहब को देखते हुए भी रो पड़े थे। पास होने की खुशी आधी हो गई, तो लेखक को जो खुशी थी ना पास होने की, अब वो आधी हो चुकी थी।
अब उनके बीच केवल 1 दर्जे का अंतर बचा था, यानी कि सिर्फ 1 क्लास का डिफरेंस बचा था, अब ज़्यादा नहीं था। लेखक को लगा यह उनके उपदेशों का ही असर है कि वे दनादन पास होते जा रहे हैं। अब लेखक को लगा कि भाई मैं तो इतना पढ़ता नहीं हूँ, बड़े भाई साहब इतना पढ़ते हैं, वो फेल हो जाते हैं और मैं पास हो जाता हूँ। तो उन्हें एक पल को लगा कि लगता है कि जो हमारे बड़े भाई साहब इतने सारे उपदेश देते हैं ना, शायद ये उसी का नतीजा है कि मैं बिना रुके फटाफट फटाफट जो है एक के बाद एक क्लास को पास करता हुआ चला जा रहा हूँ। अब लेखक के मन में यह धारणा बन गई थी कि वह पढ़े न पढ़े वे पास हो जाएंगे। अब घमंड बढ़ गया कि भाई अब ये मेरी तकदीर ही ऐसी है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, कि भाई मैं पढ़ूं चाहे ना पढ़ूं पास, क्योंकि अब ये बात 2 बार तुक्का लग गया था। तो उन्हें लगा कि भाई मैं पढ़ूं चाहे ना पढ़ूं, मैं हर हाल में पास हो जाऊंगा। एक दिन संध्या का समय लेखक हॉस्टल से दूर कनकौवे लूटने के लिए दौड़े जा रहे थे, तभी मुठभेड़ बड़े भाई साहब से हो गई। अब क्या हुआ, अब दूसरी बार तो हो गया, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक चीज़ का घमंड आ ही गया था, भाई पढ़ूं ना पढ़ूं जो है पास हो जाऊंगा। तो शाम का समय था, कनकौवे यानी कि पतंग, ये पतंग को लूटने के लिए मैदान में दौड़े चले जा रहे थे और एकदम से बड़े भाई आ गए सामने। हो गए भाई, बड़े भाई सब तो हमेशा हॉस्टल में रहते थे, आज खेल के मैदान में आ गए, देख के हक्का बक्का। वे लेखक का हाथ पकड़ लिया और गुस्सा होकर बोले कि तुम 8वीं कक्षा में भी आकर ये काम कर रहे हो, यानी कि तुम 8th क्लास में आ गए हो और तब भी तुम इन पतंगों को लूटने के पीछे पड़े हुए हो। एक जमाने में 8वीं पास कर नायाब तहसीलदार होते थे, कई लीडर और समाचार पत्र संपादक भी 8वीं पास है, परंतु तुम इसे महत्व नहीं देते हो। यहाँ पर उन्होंने बताया कि भाई उस समय पता है इतना कंपटीशन नहीं था, आपने 8th क्लास पास कर ली यानी कि आपको बहुत कुछ आता है, पढ़ाई इतनी मतलब इतनी टफ भी नहीं हुआ करती थी। तो 8th क्लास के जो पास लोग थे वो संपादक बन जाया करते थे, यानी कि जो पेपर्स हैं उनके संपादक हो जाते थे, साथ ही साथ लीडर्स बन जाते थे यानी नेता बन जाते थे, तहसीलदार हो जाया करते थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जाया करते थे, इस तरीके से हो जाते थे। तो वे कहते थे तुम 8वीं कक्षा के महत्व को नहीं समझ रहे हो कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, तुम इसके महत्व को समझो, तुम एक बहुत बड़े आदमी बन सकते हो, इतना अच्छे से पढ़ाई करो, ये चीज़ समझा रहे थे। लेखक को तजुर्बे का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा कि भले ही तुम मेरे से कक्षा में कितने भी आगे निकल जाओ, फिर भी मेरा तजुर्बा तुमसे ज़्यादा रहेगा और तुझे समझाने का अधिकार रहेगा। उन्होंने कहा कि माना कि तुम एक समय ऐसा आएगा कि मैं इसी कक्षा में यानी कि मैं 9वीं कक्षा में रहूँगा, हो सकता है तुम 10वीं में पहुँच जाओ, तुम मुझसे पास करते करते कक्षा आगे निकल जाओ, लेकिन मैं तुमसे उम्र में हमेशा बड़ा रहूँगा और मेरे पास तुमसे ज़्यादा तजुर्बा रहेगा। ये चीज़ उन्होंने बताया, ठीक है, कि और मेरे पास हमेशा ये अधिकार बना रहेगा कि मैं तुमको डांटता रहूं क्योंकि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं। अब इसके लिए उन्होंने 2 उदाहरण भी दिए, अपनी माता जी का उदाहरण दिया कि माँ पिताजी भले बड़े पढ़े ना हों लेकिन वो घर की व्यवस्था संभालते हैं, अच्छे से कमाते हैं, सब कुछ है। साथ ही उन्होंने अपने मास्टर जो हैं, हेड मास्टर है, उनका उदाहरण दिया कि भाई हेड मास्टर जो है वो अभी तक अकेले पूरे घर का प्रबंध देख रहे थे, तो उनके पास पैसे बचते भी नहीं थे और वो कर्जदार भी हो गए थे, घर भी ठीक से मैनेज नहीं होता था। लेकिन जब से उनकी ये अनपढ़ माँ ने सारा प्रबंध संभाला घर का, तो घर भी अच्छे से चलने लगा, पैसा भी बचने लगा और वो खुशहाल भी रहने लगे। तो उन्होंने बताया कि हमेशा जो हमसे बड़े लोग होते हैं उनके पास अनुभव हमसे ज़्यादा होता है, चाहे वो हमसे डिग्री में ज़्यादा हों चाहे ना हो, हमसे पढ़े लिखे ज़्यादा हों ना हो। तो हमारे माँ बाप हमसे अनुभव में हमेशा ज़्यादा रहेंगे, हम उनसे कभी भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो सकते। उन्होंने लेखक को अम्मा दादा का उदाहरण देते हुए कहा भले ही हम बहुत पढ़ लिख जाएं परंतु उनके तजुर्बे की बराबरी नहीं कर सकते, यानी कि माँ पिताजी के पास जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़िंदगी जी है तो उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो हम उनके एक्सपीरियंस की बराबरी किसी हाल में कर ही नहीं सकते। वे बीमारी से लेकर घर के काम काज तक में हमसे ज़्यादा अनुभव रखते हैं, ठीक है। अब बीमारी में घर में ऐसी क्या चीज़ें जो हमें देनी है, हम क्या चीज़ें बाहर में एक सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, हमें इतना नहीं पता, लेकिन माँ पिताजी को बहुत अच्छे से पता होता है। इन बातों को सुनकर लेखक उनके आगे नतमस्तक हो गए। अब जो लेखक के अंदर जो घमंड आया था वो कहीं ना कहीं अब कम हुआ कि नहीं, ये बात तो सही कह रहे हैं कि भाई एक्सपीरियंस चाहे जितना भी हम पढ़ के फर्स्ट डिवीज़न में पास हो रहे हो, लेकिन एक्सपीरियंस तो सबसे ज़्यादा बड़े भाई साहब के सामने है। तो अब उनके अंदर धीरे धीरे आदर भाव आया और उन्हें अपनी लघुता का अनुभव होने लगा कि अब मैं छोटा हूँ इस चीज़ का, कि अभी तक तो घमंड के चक्कर में वो बड़े भाई साहब से भी बड़े हो चुके थे,
लेकिन अब उन्हें पता चल, इस चीज़ जब उनका घमंड टूटा भाई साहब की बातों से, तो अब वो छोटे हैं इस चीज़ का उन्हें एहसास होने लगा। इतने में ही एक कनकौवा उन लोगों के ऊपर से गुजरा, यानी कि अब वो दोनों खड़े जब बात कर रहे थे, इतने में से एक पतंग उनके ऊपर से गुजरी। यानी कटती है ना पतंग, तो वो लहराते हुए ऐसे ऐसे जाती है ना, तो वो जाने लगी। चूंकि बड़े भाई लंबे थे, इसलिए उन्होंने पतंग की डोर पकड़ ली। अब छोटे भाई छोटे लंबे, उन्होंने तुरंत पतंग की डोर ऐसे करके पकड़ ली और हॉस्टल की तरफ दौड़कर भागे। लेखक उनके पीछे पीछे भागे जा रहे थे। तो इस तरीके से बड़े भाई साहब ने जो पतंग पकड़ी, उससे ये पता चलता है कि उनके अंदर भी बचपना था, लेकिन उनके पास कहीं ना कहीं छोटे भाई की जिम्मेदारी थी, इसलिए वो अपने जो बचपने को है, खेलने की जो चाह है, उसको दबा कर रखते थे। तो इस तरीके से दोनों हॉस्टल में खुशी खुशी चले गए। तो ये एक जो है थोड़ा सा वाक्या जो है यहाँ पर लेखक ने हमारे सामने रखा था बड़े भाई साहब ने। ठीक है, तो ये हमारा पहला चैप्टर यहाँ पर खत्म हुआ गद्य खंड का। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड चैप्टर, डायरी का एक पन्ना। ठीक है, डायरी का एक पन्ना। हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है सन 1930 से। ठीक है, 26 जनवरी सन 1930 से कांग्रेस ने इसका पूर्ण आह्वान किया और 26 जनवरी 1930 से पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा, जिसकी पहली वर्षगांठ के पर आधारित ये पूरा पाठ है। पहली वर्षगांठ मनी थी 26 जनवरी 1931 के दिन। तो इस दिन कलकत्ता में किस तरीके से इस स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ को मनाया गया, ये इस पूरे चैप्टर में लिखा गया है, जहां पर सीताराम सिकसरिया जी ने अपनी डायरी में इसे मेंशन किया है और उसी डायरी के पन्ने को हमारे सामने यहाँ पर पाठ के तौर पर रखा गया है। ठीक है, अब ये तो अंग्रेजों को भी पता था कि भाई स्वतंत्रता दिवस मनने वाला है, तो उन्होंने भी बहुत सारी चाक चौबंद तैयारी करी थी और इधर से कौंसिल की तरफ से भी सबको नोटिस दिया गया था कि सभी जुलूस निकालेंगे और सभाएं होंगी और 4:24 को मॉन्यूमेंट पे झंडा फहराया जाएगा और शपथ पढ़ी जाएगी। ठीक है, तो इस बात को रोकने के लिए अंग्रेजों ने बहुत अच्छे प्रबंध कर रखे थे। देखिए क्या है इस पाठ में, लेखक सीताराम सिकसरिया ने 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस का वर्णन प्रस्तुत किया है कि किस तरीके से कोलकाता में ये स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाई गई थी। लेखक ने बताया है कि भारत में स्वतंत्रता दिवस पहली बार 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ठीक है, परंतु उस साल कोलकाता की स्वतंत्रता दिवस में ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं थी, यानी कि जब 1930 में मनाया गया तो उस समय कोलकाता में ज़्यादा इस चीज़ को लेकर कोई हो हल्ला या कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ था, बहुत ही हल्का फुल्का हुआ था। परंतु इस साल पूरी तैयारियां की गई थी। 1930 में नहीं हो पाया, लेकिन 1931 में इसकी खूब तैयारियां की गई। केवल प्रचार में 2000 रुपए खर्च किए गए थे, लोगों को घर घर जाकर समझाया गया था। अब ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर करना है, तो पब्लिसिटी करनी है, तो पब्लिसिटी यानी कि प्रचार प्रसार के लिए 2000। अब उस समय का 2000 समझ लो, इस समय के आप 1-1.5 करोड़ के आसपास इतना पैसा खर्च किया गया था। ठीक है, और लोगों को घर घर जाकर समझाया जा रहा था। बड़े बाजार के प्रायः मकानों पर तिरंगा फहराया गया था। तो बड़ा बाजार कोलकाता में एक जगह है, वहां पर जो बड़े बड़े घर थे उन पे तिरंगा फहराया गया था। अब देखिए उस समय ब्रिटिश शासन था, आप अपना झंडा नहीं फहरा सकते थे, लेकिन उन घरों में झंडा फहराया गया था। क्यों? क्योंकि हमें स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ को मनाना था। कलकत्ता के हर भाग में झंडे लगाए गए थे। ऐसी सजावट पहले कभी नहीं की गई थी। तो आज के दिन जो लोग स्वतंत्रता भाई भारतीय हम सभी थे, तो सभी ने अपने अपने घरों को खूब अच्छे से सजा रखा था, जो आज से पहले कलकत्ता में नहीं देखी गई थी। पुलिस भी प्रत्येक मोड़ पे तैनात होकर अपनी पूरी ताकत से गश्त दे रही थी। अब चूंकि उनको तो ये स्वतंत्रता दिवस मनाने से रोकना था, तो वो भी पूरी गश्त से तैयार थी कि भाई हमें ये स्वतंत्रता दिवस मनाने नहीं देना है। घुड़सवारों का भी प्रबंध था, यानी कि उस समय भाई मोटर गाड़ी आती नहीं होती थी, तो जो घोड़े पे बैठ के जो पुलिस गश्त देती है ना, वो थी। मॉन्यूमेंट के नीचे जहां सभा होनी थी उस जगह तो पुलिस ने सुबह से 6 बजे से घेर लिया था, यानी कि जिस मॉन्यूमेंट के नीचे शपथ पढ़ी जानी थी और झंडा फहराना था, उस पार्क को, उस जगह को पुलिस ने 6 बजे से घेर लिया था। कई जगह सुबह में ही झंडा फहराया गया।
तो मॉन्यूमेंट पे तो सारे शहर से जुलूस इकट्ठा होना था, लेकिन जैसे बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे दफ्तर हैं, बहुत सारे घर हैं, उन सभी जगहों पर सुबह झंडारोहण हो चुका था। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने जब झंडा गाड़ा तब उन्हें पकड़ लिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर इस चैप्टर में बहुत सारे लोगों के नाम हैं, उन्हें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह को झंडा फहराने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। तो उनको क्या किया, उनको झंडा फहराने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। वहां मारपीट भी हुई जिसमें 2-4 लोगों के सिर फट गए तथा गुजरात सेविका संघ की ओर से निकाले गए जुलूस में कई लड़कियों को गिरफ्तार किया गया। तो अब आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, चाहे श्रद्धानंद पार्क हो, तारा सुंदरी पार्क हो, जहाँ पर आपके अविनाश बाबू हैं, तारा और क्या हरीश चंद्र सिंह हैं, इन सभी ने झंडा फहराया। फिर महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो सब आगे चलते आ रहे थे और सब बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे और सबको गिरफ्तार किया जा रहा था, लाठीचार्ज की जा रही थी। मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने 11 बजे झंडा फहराया। अब मारवाड़ी विद्यालय था तो वहां स्कूल में भी झंडा फहराया जाना था, तो वहां 11 बजे झंडा फहराया गया। जगह जगह उत्सव और जुलूस के फोटो उतारे जा रहे थे। सब जगह उस समय कैमरे से सब फोटो ली जा रही थी। 2-3 कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय प्रमुख थे। तो जो लोग जुलूस निकाल रहे थे उसमें पूर्णोदास और पुरुषोत्तम जी ये सभी पकड़े गए थे। सुभाष चंद्र बोस के जुलूस का भार पूर्णोदास पे था। अब उस कलकत्ता में तो सुभाष चंद्र बोस बहुत एक्टिव थे, तो वो भी एक जुलूस लेकर निकल रहे थे। अब चैप्टर में सुभाष बाबू है, वो सुभाष बाबू कौन है, आपके सुभाष चंद्र बोस। तो इनके जुलूस का भार किनको दिया गया था, पूर्णोदास को, जिनको पहले ही जो है वो पकड़ लिया गया। स्त्री समाज भी अपना जुलूस निकालने और ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तो ये एक ऐसा दिन था कि कोलकाता में सभी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी बढ़ चढ़ कर जो है इसमें जुलूस निकाल रहे थे। स्वतंत्रता दिवस को मनाने की बढ़ चढ़ के तैयारी थी और सब भाग ले रहे थे। 3 बजे से ही मैदान में भीड़ जमा होने लगी और लोग टोलियां बनाकर घूमने लगे। अब क्या हुआ, क्योंकि अब 4:24 पे मॉन्यूमेंट पे झंडा फहराना था और शपथ पढ़नी थी, तो पार्क में 3 बजे से ही भीड़ जमा हो गई और लोग छोटी छोटी टोलियां बनाकर घूमने लगे। इतनी बड़ी सभा कभी नहीं की गई थी, जितनी बड़ी सभा का आह्वान अभी किया गया था, आज से पहले कभी नहीं। पुलिस कमिश्नर के नोटिस के आधार पर अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती थी और भाग लेने वाले व्यक्तियों को दोषी समझा जाएगा। अब भाई इतनी बड़ी सभा आयोजित की गई, लेकिन उससे पहले ही पुलिस कमिश्नर ने क्या कर दिया था, नोटिस जारी कर दिया था कि किसी तरह की सभा नहीं होगी, किसी तरह की जुलूस नहीं होगी, ये धारा लगेगी अगर कोई आप इसमें शामिल होते हो। लेकिन उसके बावजूद सभी ने उस नोटिस का जो है उल्लंघन किया और बढ़ चढ़ कर जो है वो जुलूस में और सब जगह इकट्ठा हो रहे थे। काउंसिल के नोटिस के अनुसार 4:24 पर झंडा फहराया जाना था और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जानी थी। तो काउंसिल ने जो नोटिस दिया था उसके अनुसार ये काम होना था। ठीक 4 बजे सुभाष चंद्र बोस जुलूस के साथ आए। ठीक है, तो 4 बजे, अब 4:24 पढ़ा जाना था, तो 4 बजे जो है सुभाष चंद्र जी बोस जो हैं वो जुलूस लेकर आए। भीड़ ज्यादा होने की वजह से पुलिस उन्हें रोक नहीं पाई। अब उनके साथ भी जुलूस था और वहां पे भी बहुत सारे लोग पहले से इकट्ठा थे। अब इतनी ज्यादा भीड़ थी कि पुलिस उनको रोक ही नहीं पा रही थी। पुलिस ने लाठियां चला दी। अब जब नहीं रोक पा रही तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कई लोग घायल हुए और सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। अब लाठीचार्ज हुआ तो उनके साथ जितने लोग थे उन पे तो लाठियां पड़ी ही पड़ी, लेकिन साथ ही साथ जो है सुभाष चंद्र बोस पर भी बहुत लाठियां बरसाई गई, उन्हें भी चोट आई। वे जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे, वंदे मातरम बोलते हुए आगे बढ़ रहे थे और आगे बढ़ते रहे। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी, मतलब जो आए मारो, रोको नहीं, कोई दया नहीं, कुछ नहीं। भाई अंग्रेजों को तो आपको पता है, उनको मर्सी नाम की चीज ही नहीं पता है, जिससे क्षितिज चटर्जी का सर फट गया। अब क्या हुआ, जो सुभाष चंद्र बोस जी के साथ जो क्षितिज चटर्जी थे उनके उस सर पे लाठी पड़ी और उनका सर फट गया। उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियां पे चढ़कर झंडा फहरा रही थी और उधर क्या हुआ भाई, इधर सुभाष बाबू के जुलूस को रोकने के लिए लोग लगे और उधर स्त्रियों ने मॉन्यूमेंट पर चढ़कर जो है झंडा फहरा दिया।
सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठकर लॉकअप भेज दिया गया। ठीक है, अब मेन तो भाई सुभाष चंद्र बोस तो काफी बड़े थे, तो उनको पकड़ा गया और उनको कहाँ भेज दिया गया, जेल में भेज दिया गया। कुछ देर बाद वहां से स्त्रियां जुलूस बनाकर चली। ठीक है, झंडा तो उन्होंने फहरा दिया, फिर जुलूस बनाकर चली। साथ ही बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने डंडे बरसाने शुरू कर दिए, जिनसे बहुत आदमी घायल हो गए। अब जो है ना, जो स्त्रियों का जो जुलूस था उस पर भी पुलिस ने डंडे बरसाए। धर्म तल्ले के मोड़ के पास आकर जुलूस टूट गया। तो जो स्त्रियों का जो जुलूस जिस पे लाठी बरसाई गई वो धर्म तल्ले पर आकर पूरी तरीके से बिखर गया, क्योंकि पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। तो बहुत सारे लोग घायल हो गए, आगे नहीं बढ़ पाए, तो जो जुलूस आगे बढ़ रहा था वो टूट गया। करीब 50-60 महिलाएं वहीं बैठ गई, जिन्हें पुलिस ने पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे विमला देवी के नेतृत्व में आगे बढ़ा, जिसे बहू बाजार के मोड़ पर रोक लिया गया। तो कुछ महिलाएं वहीं बैठ गई, जिन्हें पकड़ लिया गया। जो आगे बढ़ी उन्हें विमला देवी के नेतृत्व में कहां तक लाया गया, बहू बाजार, और बहू बाजार में उन सारी स्त्रियों को पकड़ लिया गया और वहीं बैठ गई। 1.5 घंटे बाद एक लॉरी में बिठाकर लाल बाजार लाया गया। तो इस तरीके से दो जगह जो है, एक धर्मतल्ले पर और दूसरा बहू बाजार में महिलाओं का जो जुलूस था उसे रोका गया, तोड़ा गया और वहां से सारी महिलाओं को पकड़कर एक ही जगह लाल बाजार भेज दिया गया। व्रजलाल गोयंका को पकड़ा गया, सब बड़े बड़े नेता हैं, ठीक है, और मदालसा भी पकड़ी गई। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी, जिन्हें बाद में रात 9 बजे छोड़ दिया गया था। ठीक है, तो जो जितने भी सब पकड़े गए उन सभी को रात में, क्योंकि भाई जुलूस खत्म हो गया, अब कितनी देर इन लोगों को बंद करके रखेंगे भाई, 1-2 को आप बंद कर सकते हो, इतनी बड़ी संख्या को तो नहीं बंद कर सकते। तो रात में 9 बजे इन सबको छोड़ दिया गया था। कलकत्ता में आज तक एक साथ इतनी ज्यादा गिरफ्तारी कभी नहीं हुई थी। मतलब आज तक सोचिए, इतनी बड़ी गिरफ्तारी कभी नहीं हुई थी। करीब 200 लोग घायल हुए थे। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। कितने लोग पकड़े गए ये नहीं पता। हाँ, स्त्रियों की संख्या पता है कि 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। आज का दिन कलकत्ता वासियों के लिए अभूतपूर्व था। आज वो कलंक धुल गया कि कलकत्ता वासियों की यहाँ काम नहीं हो रहा। कलकत्ता वासियों के लिए ये दिन बहुत ही ज्यादा अभूतपूर्व यानी कि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कलकत्ता वासियों पे कहीं ना कहीं ये कलंक लगा था कि कलकत्ता में स्वतंत्रता को लेकर कोई काम नहीं हो रहा। यानी कि यहाँ के लोग स्वतंत्रता को लेकर ना आंदोलन करते हैं, ना विद्रोह करते हैं, वो जैसे उनको आराम की लाइफ मिल रही है वो उसको जी रहे हैं। तो ये एक कलंक पूरे देश की तरफ से कलकत्ता वासियों पर लगा था। और आज के इस पूरे वाक्य में जहां पर सबने बढ़ चढ़कर भाग लिया इतनी तादाद में, वो कलंक धुल गया कि कलकत्ता में भी स्वतंत्रता पर काम हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास हमारा तीसरा चैप्टर आया है, जो कि लिखा है लीलाधर मंडलोई जी ने, और जो एक प्रचलित लोक कथा है वो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार, 2 द्वीपों के अलग होने का। ठीक है, तो पहले कहा जाता था कि ये दोनों द्वीप एक हुआ करते थे, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। लेकिन कुछ ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से ये 2 द्वीपों में बट गया। अब ये घटना क्या थी? ठीक है, तो इस पे एक लोक कथा है। लोक कथा यानी कि वहां के लोगों द्वारा सुनाई गई कथा, जिसका कोई प्रमाण तो मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी ये बात कही गई है और वहां पर आज भी ये प्रचलित है। ठीक है, तो ये है तातारा वामीरों की कथा। तातारा जो कि एक बहुत ही नेक दिल, सुंदर, शक्तिशाली, साहसी एक युवक था, और जो प्यार करने लगा था दूसरे गांवों की वामीरों से। ठीक है, तो चलिए इसकी कहानी देख लेते हैं, आपको बताते हैं। ये पाठ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक प्रचलित लोक कथा पर आधारित है। अंडमान निकोबार दक्षिणी द्वीप लिटिल अंडमान है, ठीक है, जो कि पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप लोग अंडमान निकोबार जाओगे तो वहां पे भाई, आप अगर बाई फ्लाइट जाते हो तो पोर्ट ब्लेयर वहां की राजधानी है, आप वहां पर उतरोगे, वहां से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे लिटिल अंडमान पड़ेगा आपके लिए। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह का पहला द्वीप कार निकोबार है, जो कि लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। तो अब ये समझिएगा, अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वहां से
लिटिल अंडमान है 100 किलोमीटर्स पे, लिटिल अंडमान से कार निकोबार है 96 किलोमीटर पे। ठीक है, पौराणिक जनश्रुति के अनुसार ये दोनों द्वीप पहले एक ही थे, यानी कि पुराने लोगों से जो सुनते हुए आ रहे हैं उसके अनुसार ये था कि पहले ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार दोनों एक द्वीप हुआ करते थे। इनके अलग होने के पीछे एक लोक कथा आज भी प्रचलित है। ये अलग हुए तो इसके पीछे एक बहुत लोक कथा प्रचलित है। वो लोक कथा क्या है, चलिए देखते हैं। जब दोनों द्वीप एक थे तब वहां एक सुंदर सा गांव था। जब दोनों द्वीप एक थे ना, तो वहां पे पहले एक सुंदर सा गांव हुआ था, जहां एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था जिसका नाम था तातारा। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि वो गांव का क्या नाम था, पांसा, और वामीरो जहां रहती थी वो थी लपाती। ठीक है, वह एक नेक और ईमानदार व्यक्ति था और सदा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता था। बहुत ही अच्छे दिल का व्यक्ति था। किसी को भी कभी भी कोई मुसीबत पड़े, कुछ भी हो, अगर वो तातारा को बुलाता था तो तातारा तुरंत वहां पहुंच जाता था। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे, क्योंकि भाई वो सबकी मदद करता था तो सब उसे प्रेम करते थे। वह अपने गांव के लोगों के साथ सारे द्वीप की सेवा करता था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ अपने गांव के लोगों की मदद करता था, उसके द्वीप में जितने भी गांव थे वो सबकी हेल्प करता था, सब। तो सभी लोग उसको खूब पसंद करते थे। वहां पारंपरिक पोशाक में रहने के साथ अपनी कमर में सदा एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। वह कभी तलवार का उपयोग नहीं करता। लोगों का मत था कि तलवार में दैवीय शक्ति है, तो वहां की वो हमेशा जो कपड़े पहनता था वो वहां की पारंपरिक पोशाक हुआ करती थी, जो बहुत समय से लोग पहनते जैसे आते ना, तो वो पारंपरिक पोशाक वो हमेशा पहने रहता था। और हमेशा कमर में एक तलवार, लकड़ी की तलवार रखता था। लोगों ने कभी भी उस तलवार को उसे इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा, तो उसके बारे में लोगों का मत था कि भाई ये तलवार कभी हमारे सामने इस्तेमाल नहीं करता, लकड़ी की तलवार है, हमेशा कमर में बांधे रहता है, तो जरूर इसके अंदर कोई दैवीय शक्ति है, ऐसा वहां के लोगों का मानना था। एक शाम तातारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज डूबने को था, समुद्र की ठंडी बयारें आ रही थी, पक्षी अपने घरों को वापस जा रहे थे। तातारा सूरज की अंतिम किरणों को समुद्र पर निहार रहा था, तभी उसे कहीं पास एक मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। सुध बुध खोने लगा वो। अब क्या हुआ, अब दिन भर के बहुत सारे काम होते हैं, लोगों की मदद होती है, ये सारे करने के बाद तातारा पूरा दिन थक गया, तो अपने आप को थकान से दूर करने के लिए शाम के समय जब सूरज ढल रहा था वो पहुंच गया कहाँ पर, समुद्र किनारे। अब शाम के समय जैसे होता है कि समुद्र में जब सूरज ढल रहा होता है तो किस तरीके से एक एक किरण जा रही है, वो आराम से शांति से बैठा उस सूरज को देख रहा था। पक्षी अपने अपने घरों को जा रहे थे, सारा एक धीरे धीरे मध्यम होता हुआ पूरा पर्यावरण था। तो इसमें वो अपनी थकान को दूर कर रहा था, बैठा ही हुआ था। एकदम से एक बहुत ही मधुर गीत उसके कानों में गूंजा, और वो इतना मधुर था कि तातारा अपनी सुध-बुध खो बैठा, यानी कि अपने होश खो गया। वो पूरी तरीके से उस गाने में सम्मोहित हो गया। लहरों की एक प्रबल वेग सुध-बुध ने वह जिधर से गीत के स्वर आ रहे थे उधर बढ़ता गया। उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो कि वह श्रृंगार गीत गा रही थी। अब जहां से आवाज आ रही थी, तातारा उसी आवाज के सीध में बढ़ता चला गया। फिर उसने देखा कि एक लड़की जो है, एक युवती उस गीत को गा रही है, वो वहां तक पहुंच गया। अचानक एक समुद्री लहर उठी और युवती को भिगो दिया, जिसके हड़बड़ाहट में वह अपना गाना भूल गई। अब वो, इस लड़की को नहीं पता वो लड़की गाना गा रही है और ये चुपचाप खड़ा सुन रहा है। एकदम से वो समुद्र के किनारे बैठी थी, समुद्र की एक लहर आई और उसने उस युवती को भिगो दिया। अब भिगो दिया तो इसमें हड़बड़ाहट में वो जो गा रही थी उसने गाना बंद कर दिया। ठीक है, तातारा ने विनम्रता पूर्वक उसके मधुर गायन छोड़ने के पीछे की वजह पूछी। अब वो इतना ज्यादा खोया हुआ था कि उसका वो ध्यान गया ही नहीं कि समुद्र की लहर आई और उसने उस लड़की को भिगो दिया। बस वो ये पूछ रहा कि भाई तुमने गाना क्यों बंद कर दिया। बड़ी विनम्रता के साथ वो पूछ रहा था कि भाई तुमने गाना क्यों बंद कर दिया। युवती उसे देखकर चौंक गई और ऐसे असंगत प्रश्न का कारण पूछने लगी। अब युवती तो वहां अकेली थी, चुपचाप गा रही थी, तो एकदम से वो चौंक गई कि भाई ये कौन अनजान आदमी, और ये फालतू का प्रश्न कि भाई तुमने गाना क्यों बंद कर दिया। भाई सामने तुम यहीं खड़े हो तो तुम देख रहे हो कि लहर ने भिगो दिया तो इसलिए गाना बंद हो गया, तो ये फालतू का प्रश्न क्यों कि भाई तुमने गाना क्यों बंद कर दिया।
तातारा उससे बार बार गाने के लिए बोल रहा था कि नहीं तुम गाना शुरू कर दो, गाना शुरू कर दो। अंत में तातारा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने क्षमा मांगकर उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम वामीरो बताया। तातारा ने उसे अपना नाम बताते हुए कल फिर आने का आग्रह किया। अब थोड़ी देर बार बार वो बोलता रहा कि भाई गाना शुरू करो, गाना शुरू करो। थोड़ी देर बाद उसका मोह भंग हुआ। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, अरे मैं तो ये गलत कर रहा हूँ। फिर उसने जो है उस लड़की से माफ़ी मांगी और साथ ही साथ उस लड़की का नाम पूछा। तो उस लड़की ने अपना नाम बताया वामीरो। ठीक है, अब इधर से तातारा ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम तातारा। साथ ही साथ उसने ये आग्रह किया कि कल आप फिर इसी जगह यहीं पर इसी समय आइएगा। ये बात उसने वामीरो से कही। वामीरो जब अपने घर लापाती पहुंची तो उसे भीतर से बेचैनी होने लगी। वामीरो को बड़ा अटपटा लगा। अब उसने नाम जब सुना ना तातारा, अब तातारा तो पूरे जगह पे फेमस था क्योंकि वो सबकी मदद करता था। तो वामीरो उसको नाम से जानती थी मगर बाय फेस नहीं जानती थी। तो एक लड़की अपने होने वाले पति के लिए कुछ कल्पनाएं करती है। तो जैसी कल्पना वामीरो ने अपने पति के लिए कर रखी थी, तातारा उसमें पूरी तरीके से सेट बैठ रहा था क्योंकि उसके बारे में वो पहले सुन ही चुकी थी। आज उसको देख भी लिया था कि भाई बड़ा सुंदर है, बड़ा सब कुछ है, सुघड़। तो इस तरीके से उसके दिमाग में अपने होने वाले पति की जो एक छवि थी, उस छवि में तातारा बिल्कुल तरीके से सेट बैठता था। तो उस समय तो वो समुद्र के पास से चली आई जो तातारा ने उसे आग्रह किया था, लेकिन वो घर आकर बहुत बेचैन हुई। मतलब उसे बार बार वो ना चाह के भी तातारा की तरफ खिंची जा रही थी, उसके बारे में सोच रही थी। लेकिन फिर एकदम से उसे याद आता है अपने गांव की परंपरा। उनके यहाँ की परंपरा थी कि एक लड़की का विवाह उसी के गांव के लड़के के साथ हो सकता है, किसी भी तरह का वैवाहिक संबंध गांव के बाहर स्थापित नहीं हो सकता। जबकि तातारा तो पासा गांव का था और वामीरो लापाती गांव की थी। जब ये बात उसके दिमाग में आई तो उसने तातारा के बारे में ना सोचने का निश्चय किया। लेकिन तब तक वो अपने दिल के हाथों मजबूर हो चुकी थी। ना चाहते हुए भी वो बार बार तातारा की तरफ खिंची जा रही थी और उसी के बारे में सोच रही थी। उसने तातारा के व्यक्तित्व में वो सारा गुण पाया जो कि वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी, परंतु उसका संबंध परंपरा के विरुद्ध था, यानी कि जो वहां की वैवाहिक परंपरा थी उसके विरुद्ध था। इसीलिए उसने तातारा को भूलना ही बेहतर समझा। उसने सोचा कि नहीं, उसको भूल जाना बेहतर है, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारा संबंध स्थापित नहीं हो सकता है। किसी तरह दोनों की रात बीती। उधर तातारा बेचैन, इधर वामीरो बेचैन। किसी तरीके से रात बीती। दूसरे दिन तातारा लापाती के समुद्र चट्टान पर शाम में वामीरो की प्रतीक्षा करने लगा। दूसरे दिन भी तातारा का समय जैसे तैसे बीता। जैसे ही शाम हुआ वो उसी जगह लापाती के समुद्र तट पर पहुंच गया जहां वो रात में वामीरो एक दिन पहले वामीरो से मिला था, और वहीं बैठकर वो वामीरो की प्रतीक्षा करने लगा। सूरज ढलने को था, सहसा तभी उसे नारियल के झुरमुटों के बीच एक आकृति दिखाई दी जो कि वामीरो की थी। अब सूरज ढलने ही वाला था। अब वो बहुत देर से इंतजार कर रहा था, तो उसके मन में एक शंका थी कि पता नहीं वामीरो आएगी नहीं आएगी, नहीं आएगी। लेकिन सूरज ढलने से पहले ही पहले उसने देखा नाड़ियों के झुरमुटों से एक साया आता हुआ, और वो वामीरो थी। आ गई। वामीरो भी उसे भुलाने की कोशिश कर रही थी, वो नहीं भुला पा रही थी। उधर तातारा तो बेचैन था ही था। अब दोनों रोज शाम मिलते और एक दूसरे को एक टक निहारते रहते। वामीरो आई तो, मगर दोनों में कोई भी बात नहीं होती थी। दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते थे, और ऐसा एक दिन नहीं, डेली होने लगा। डेली वामीरो वहां आती, तातारा वहां आते, दोनों एक दूसरे को देखते रहते, मगर चुप, दोनों में कोई भी एक बात नहीं होती थी। लापाती के कुछ युवकों ने उन दोनों को के इस मूक प्रेम को भांप लिया, और यह बात हवा की तरह सबको मालूम हो गई। अब जो लापाती के जो युवक थे, जो उस गांव के, यानी कि वामीरो के गांव के जो कुछ लड़के थे, उन्होंने इन दोनों को साथ बैठकर एक दूसरे को देखते देख लिया। वो दोनों समझ गए कि भाई ये दोनों प्रेम संबंध में पड़ चुके हैं, और ये बात जंगल की आग की तरह दोनों गांव में फैल गई। लापाती में भी और पासा में भी, दोनों जगह ये बात हो गई। क्यों? क्योंकि भाई ये तो परंपरा के खिलाफ था, तब भी ये काम हो रहा था, इसीलिए ये बात जंगल की आग की तरह फैली। परंतु दोनों का विवाह संभव नहीं था, क्योंकि दोनों अलग अलग गांव से थे। ठीक है, अब ये संभव नहीं था। सबने दोनों को समझाने का पूरा प्रयास किया, किंतु दोनों अडिग रहे और हर शाम मिलते रहे।
मतलब उधर से वामीरों के घर वाले, उसके गांव वाले सब उसे समझा रहे हैं, इधर जो है तातारा को उसके घर वाले गांव वाले समझा रहे हैं। बहुत हुआ, लेकिन ये दोनों अपने दिल के हाथों मजबूर थे। सब समझा रहे हैं, सब विरोध कर रहे हैं, लेकिन दोनों लोग रोज शाम को मिलते ही रहते थे। कुछ समय बाद तातारा के गांव पासा में पशु पर्व का आयोजन था। अब ये सब काम चल ही रहा था, दोनों मिलते थे, सभी लोग उनके विरोध में हो गए थे, समझाना, बहस, ये आए दिन का काम चल रहा था। तो दोनों कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराश भी होने लगे थे, प्रेम तो कर ही रहे थे। फिर पासा में यानी कि तातारा के गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ, क्योंकि भाई उस समय इस तरीके से टीवी, मोबाइल, ये सारे मनोरंजन नहीं होते, तो इस तरीके के पशु पर्व आयोजित किए जाते थे, जहाँ पर बलशाली पशुओं का प्रदर्शन होता था, उनके साथ युद्ध होता था। जो बलशाली लोग हैं वो पशु के साथ युद्ध करते थे, पशु पशु का युद्ध होता था। खाने पीने, नाचने गाने, हर एक चीज़ का प्रबंध इन पर्व में हुआ करता था, जिसमें सभी गांव हिस्सा लिया करते थे। अब पर्व चाहे एक गांव में हो, लेकिन आसपास के सारे गांव जो हैं उस पर्व में सम्मिलित होते थे। पर्व में पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त युवाओं की भी शक्ति परीक्षा होती, साथ ही गीत संगीत और भोजन का भी आयोजन होता। यानी कि जो युवक होते थे वो कितने बलशाली हैं, कितने शक्तिशाली हैं, इनका भी एक तरीके से प्रदर्शन होता था। शाम में सभी लोग पासा आने लगे और धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम होने लगे। तो जैसे जैसे शाम बढ़ता रहा, सभी गांव के लोग आने लगे और कार्यक्रम आगे बढ़ा। परंतु तातारा का मन इनमें ना होकर वामीरों को खोजने में व्यस्त था। उसका पशु पर्व में मन नहीं लग रहा, तो वो वामीरों को खोज रहा था। तभी उसे नारियल के झुरमुट से वामीरो दिखाई दी। नारियल पेड़ों के पास से वामीरो निकलती दिखाई दी। वह तातारा को देखते ही रोने लगी। तातारा विहल हो गया, क्योंकि भाई देखिए, जब घर वाले और सब समाज पूरी तरीके से विरोध में हो, तो कहीं ना कहीं मन में निराशा होने लगती है कि भाई प्रेम नहीं मिलेगा हमारा। तो वो निराशा उसके मन में थी। जैसे ही उसने तातारा को देखा, उसके आंखों से आंसू निकल गए, और जैसे ही वो रोने लगी, इधर तातारा बेचैन हो गया। रुंदन का स्वर सुनकर वामीरो की माँ वहां पहुंच गई। अब वामीरो को रोता हुआ देखकर, उसकी आवाज सुनकर वामीरो की माँ वहां कहाँ आ गई? तातारा, वामीरो के पास, और वहीं पर तातारा था। और उसने तातारा को बुरा भला कहना और अपमानित करना शुरू कर दिया। गांव के लोग भी तातारा के विरोध में आवाज उठाने लगे। वामीरो रो रही थी, तो इस बात से उसकी माँ थोड़ा सा गुस्से में हुई। उसने तातारा को तमाम तरह बातें सुनी। आसपास सारे लोग इस बात को देखने लगे, तो वो भी तातारा को बहुत बुरा भला कहने लगे कि भाई तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, गाँव की परंपरा है, ये है वो है। सब उसके विरोध में आवाज। अभी तक सारे गांव वाले उसकी बड़ी वाहवाही करते थे, लेकिन सिर्फ एक इस इंसिडेंट की वजह से सब उसके विरोध में हो गए। यह तातारा के लिए असहनीय था। अब जो कुछ आसपास ये घटित हो रहा था, क्यों असहनीय था? क्योंकि एक तो वो वामीरों को रोने से चुप नहीं करा पा रहा था, और दूसरा पूरा गांव उसके खिलाफ था, तो ये वो सहन नहीं कर पा रहा था। उसे परंपरा पर शोभ था और अपनी असहायता पर गुस्सा आ रहा था। यानी कि वो कुछ नहीं कर रहा, उसे इस पे गुस्सा आ रहा था, और दूसरा ये जो परंपरा थी, ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी कि भाई इस तरह की परंपरा क्यों बनाई गई कि लोगों को इस तरीके से दुखित होना पड़े। अब इस दोनों के कारण तातारा का गुस्सा बढ़ गया। अचानक उसका हाथ तलवार की मूठ पर गया, यानी कि तलवार का जो हत्था होता है उस यहाँ बंधा था, वहां पर चला गया। टिका और क्रोध से उसने अपनी तलवार निकाल कर धरती पर घोंप दी। इतना गुस्सा आया कि भाई उस गुस्से के लिए तो वो कुछ तो करना चाह रहा था। उसने तलवार निकाली और निकालकर पृथ्वी पर इस तरीके से गाड़ दी, जहां से ताकि वो ताकत लगाकर खींचने लगा। उसने ताकत ऐसे घोंपी और ऐसे करके उसको खींचने लगा, और जहां तक वो खींचता जा रहा था वहां तक एक लकीर बन गई, और उसी लकीर से धरती फट गई, वो दो टुकड़ों में अलग हो गई। धरती में दरार आने लगी। दीप के दो टुकड़े हो चुके थे, और एक तरफ तातारा था और दूसरी तरफ वामीरो थी। अब जहां से धरती फटी, उस धरती के एक किनारे पर तातारा और दूसरे पर वामीरो आ गए थे। दूसरा दीप धंसने लगा। जो दूसरा जिस पर तातारा था, वो दीप जो है धीरे धीरे पानी के अंदर धंसने लगा। तातारा को जैसे ही होश आया, उसने दूसरे दीप पर कूदकर सिरा पकड़ने की कोशिश की, परंतु सफल ना हो सका और नीचे की तरफ फिसलने लगा। दोनों के मुंह से एक दूसरे की चीख निकली। अब धरती जहां फटती जा रही थी, वामीरो उसके बगल में दौड़ती दौड़ती जो है तातारा तातारा चिल्लाती जा रही थी, लेकिन धरती फटने की आवाज इतनी तेज थी कि उसके बीच में वामीरो की आवाज खो गई। लेकिन जब तक तातारा को होश आया, उसका गुस्सा शांत हुआ,
तो उसने एक जो द्वीप डूब रहा था उससे दूसरे द्वीप पर आकर अपनी जान बचाने की कोशिश करी, लेकिन वो फिसल गया और वो उस पानी में डूबकर कहीं गुम हो गया। दोनों उस समय एक दूसरे को ही पुकार रहे थे, वामीरो तातारा तातारा चिल्ला रही थी और तातारा इधर वामीरो वामीरो चिल्ला रहा था। तातारा लहू लुहान अचेत पड़ा था, बाद में उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता, वो कहाँ चला गया किसी को नहीं पता। इधर वामीरो पागल हो गई, उसने खाना पीना छोड़ दिया। तातारा का कुछ पता नहीं चल रहा था, तो काफ़ी हद तक लोगों ने मान लिया कि भाई वो मर गया। उसके प्रेम में जुदा होकर उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया और धीरे धीरे वो पागल होती रही। ठीक है, अब जब उसको ध्यान ही नहीं है तो वो धीरे धीरे पागल हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। न वामीरो परंतु उसकी प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। इस घटना के निकोबारी एक दूसरे गांवों में वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे। तातारा की तलवार से कार निकोबार के जो 2 टुकड़े हुए उसमें दूसरा लिटिल अंडमान बना। अब क्या हुआ, जब उसने खाना पीना छोड़ दिया, वो पागल हो गई, तो किसी कंडीशन में वामीरो की भी मौत हो गई। तो तातारा और वामीरो की इस त्यागमयी मृत्यु की वजह से वहां की जो गांव की वैवाहिक परंपरा थी उसमें बदलाव किया गया और अब एक दूसरे गांवों में वैवाहिक संबंध स्थापित होने लगा। और तातारा की वजह से जो दूसरा द्वीप बना वो था लिटिल अंडमान। ठीक है, तो ये था लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग होने की एक छोटी सी लोक कथा जो वहां पर लोगों द्वारा बताई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से खत्म हुआ हमारा तीसरा अध्याय। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे अध्याय की तरफ। तो हमारा जो चौथा पार्ट है वो है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, जो कि बेसिकली एक गीतकार है। अब वो गीतकार होते हुए भी एक उनकी दिली इच्छा थी कि वो एक फिल्म बनाए और उन्होंने फिल्म बनाई कौन सी, तीसरी कसम। इस पार्ट में हम देखेंगे कि तीसरी कसम बनाते समय शैलेंद्र जी को क्या क्या अनुभव हुए, उनके सामने क्या क्या परेशानियां आईं, साथ ही इसके करेक्टर, गीतकार, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। इस पार्ट में लेखक ने गीतकार शैलेंद्र और उनके द्वारा निर्मित पहली और आखिरी फिल्म तीसरी कसम के बारे में बताया। तो ध्यान रखिए, वो उनकी पहली फिल्म थी। क्यों उन्होंने बनाई, क्योंकि वो उनकी इच्छा थी। हम होता है ना कि कोई काम हमसे रिलेटेड नहीं है लेकिन हमारा मन है कि हम करेंगे, हम सीखेंगे, हम एक एक्सपीरियंस लेंगे। तो वो उनका ये था कि एक तरीके से वो एक्सपीरियंस गेन करना चाहते थे, एक फिल्म बनाना चाहते थे। उनको कोई बनाने का ये नहीं था कि मुझे बहुत प्रसिद्धि हासिल करनी है या मुझे पैसा कमाना है, उनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए उन्होंने ये मूवी बनाई थी। इसीलिए ये पहली और आखिरी मूवी थी। उन्होंने पहली बार बनाई और आखिरी बनाई, इसके बाद कोई फिल्म उन्होंने नहीं बनाई। जब राज कपूर की फिल्म संगम सफल रही तो इसने उनमें गहन आत्मविश्वास भर दिया। यानी कि संगम के बाद राज कपूर में बहुत विश्वास आया, जिस कारण उन्होंने एक साथ 4 फिल्मों मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम की निर्माण की घोषणा कर दी। उन्होंने ये 4 फिल्में बनाने की संगम के तुरंत ही बात की, हम ये 4 फिल्म बनाने वाले हैं। परंतु जब 1965 में उन्होंने मेरा नाम जोकर का निर्माण शुरू किया तो इसके एक भाग के निर्माण में 6 वर्ष लग गए। यानी कि कोई भी फिल्म होती है ना, वो 3 भागों में बटी होती, समझिए। स्टार्टिंग होती है, मिडिल पोर्शन होता है, एंड होता है। तो वो जो है पहला भाग बनाने में ही इनको 6 हफ्ते लग गए थे, मेरा नाम जोकर। इन 6 वर्षों के बीच उनके द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुई, जिनमें सन 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम फिल्म भी शामिल है। तो उन 6 सालों में तीसरी कसम बन भी गई और रिलीज भी हो गई थी। इस फिल्म में हिंदी साहित्य की अत्यंत मार्मिक कथा कृति को सेल्यूलाइड पर पूरी सार्थकता से उतारा गया था। यह फिल्म नहीं बल्कि सेल्यूलाइड पर लिखी कविता है। अब ये सेल्यूलाइड क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। जो फिल्म हम लोग जैसे पिक्चर हॉल में जाते हैं ना, तो आप इतना बड़ा टीवी तो होता नहीं है फिल्म में, तो फिल्म में जो पर्दा लगा होता है ना, उसे सेल्यूलाइड कहा जाता है। तो उस पर प्रदर्शित की गई थी। ठीक है, और इसे सेल्यूलाइड पे लिखी कविता क्यों कहा गया? कविताओं में भाव की प्रधानता होती है, यानी कि इमोशंस की जो है वो इम्पोर्टेंस होता है, उसमें इमोशंस पे ही बेस्ड पूरी कविता होती है। तो इस फिल्म को कविता क्यों कहा गया? क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये फिल्म मारे गए गुलफाम पर लिखी गई, यानी फणीश्वर नाथ रेणु की जो उपन्यास है मारे गए गुलफाम, उस पर लिखी गई। तो जब हम किसी साहित्य की रचना करते हैं तो उसमें हम इमोशंस को जैसा का तैसा उतारते हैं, लेकिन जब अगर उस कृति पे कोई फिल्म बनती है तो उसमें बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है। ग्लोरीफाई का मतलब ये होता है कि उसमें हम बहुत सारी एलिमेंट्स को जोड़ते हैं,
लेकिन यहाँ पर शैलेंद्र ने उस फिल्म को जैसा लिखा गया था, मतलब जैसा वो उपन्यास था, उसको एज इट इज़ पटकथा में कन्वर्ट किया और वैसा ही कलाकारों द्वारा अभिनीत किया गया। तो मतलब इमोशंस जैसे साहित्य में थे उसे एज इट इज़ रखा गया, इसलिए ये भावना प्रधान फिल्म रही और इसीलिए इसको सेलुलाइड पर लिखी कविता कहा गया। इस फिल्म को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला। बंगला फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म और कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई। इस फिल्म में शैलेंद्र ने अपनी संवेदनशीलता को अच्छी तरह दिखाया और राज कपूर का अभिनय भी उतना अच्छा था। अब देखिए, चूंकि वो एक गीतकार थे, अब एक गीतकार होने के चक्कर में उनके अंदर वो इमोशंस थे, वो बिजनेस किसी मतलब से नहीं कर रहे थे कि चीज़ों को हम ये देखें कि नफ़ा नुकसान से। उन्होंने जो एक गीतकार होने के नाते उनके साथ जो इमोशंस थे वो इमोशंस उन्होंने जस के तस उतारे थे। इस फिल्म के लिए राज कपूर ने शैलेंद्र से केवल 1 रुपया लिया। राज कपूर ने यह फिल्म बनने से पहले शैलेंद्र को फिल्म की आवश्यकताओं से भी, असफलताओं से भी अवगत करा दिया था, परंतु फिर भी शैलेंद्र ने यह फिल्म बनाई क्योंकि उनके लिए धन संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण उनकी आत्मसंतुष्टि थी। जब ये फिल्म की पटकथा लिख गई, ठीक है, यानी कि स्क्रिप्ट तैयार हो गई, तो ये स्क्रिप्ट लेकर अपने फ्रेंड राज कपूर के पास गए शैलेंद्र जी। तो राज कपूर ने पढ़ने के बाद तुरंत हाँ कर दी। कहते हाँ मैं हाँ करूँगा, लेकिन मेरा जो भी अमाउंट है, मतलब मैं जो भी पे लूँगा वो मैं एक साथ फिल्म की स्टार्टिंग में पूरा का पूरा ले लूँगा। अब ये बात सुनते ही शैलेंद्र बेचारे बहुत चक्के कि भाई उनके पास इतना पैसा नहीं कि इतने बड़े कलाकार, क्योंकि अब राज कपूर उस समय के फेमस शोमैन थे एशिया के, तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा पे लेते थे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि भाई इतना सारा पैसा हम कैसे एक साथ देंगे। तो कहते कि मैं तो फिल्म शुरू होने से पहले ही एक बार में पूरा का पूरा ले लूँगा। अब ये बहुत चक्के हो गए कि अब क्या किया जाए। तो फिर राज कपूर चूँकि इनके फ्रेंड थे तो थोड़ा मजाक कर रहे थे, उन्होंने कहा लाओ मेरा पारिश्रमिक 1 रुपया। यानी कि इस फिल्म को बनाने के लिए उन्होंने फिर सिर्फ मात्र 1 रुपया लिया। और हाँ, अब चूँकि राज कपूर शैलेंद्र के बहुत अच्छे मित्र थे तो उन्होंने फिल्म बनने से पहले ही बता दिया था कि भाई आजकल फिल्मों का ट्रेंड ये है कि आपको थोड़ा दिखावा करना पड़ता है, आप इमोशन के बेस पे पूरी फिल्म नहीं चला सकते हो। तो उन्होंने बताया था कि भाई इसको असफल होने के बहुत चांसेस हैं। तो ये अवगत करा दिया राज कपूर ने, लेकिन शैलेंद्र ने कहा नहीं, चाहे फिल्म सफल हो चाहे असफल हो, मैं ये धन कमाने के लिए और प्रसिद्धि के लिए इस फिल्म को नहीं बना रहा हूँ। ये फिल्म मैं बना रहा हूँ अपनी संतुष्टि के लिए, यानी कि अपनी आत्म संतुष्टि के लिए। महान फिल्म होने पर भी तीसरी कसम को प्रदर्शित करने के लिए बहुत मुश्किल से वितरक मिले, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर। फिल्म अच्छी थी, इतने बड़े बड़े कलाकार थे, सब कुछ था, लेकिन तब भी इस फिल्म को के लिए वितरक यानी कि खरीदार नहीं मिलते। भाई वो खरीदेंगे तो वो जाके सिनेमा हॉल में पब्लिश करेंगे, वो उनको नहीं मिल रहे थे। बावजूद इसके कि फिल्म में राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे सितारे थे, शंकर जयकिशन का संगीत था, फिल्म के गाने पहले ही लोकप्रिय हो चुके थे, लेकिन फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था क्योंकि फिल्म में संवेदना आसानी से समझ में आने वाली न थी। अब उस समय का जो ट्रेंड था, थोड़ा मसाला फिल्में शुरू हो चुकी थी, मार धाड़ की नहीं, लेकिन तब भी थोड़ा सा बनावटीपन था। लेकिन इस फिल्म में पूरी तरीके से ये संवेदना प्रधान थी। उस समय के एकदम टॉप एक्टर थे, टॉप जो हैं संगीतकार शंकर जयकिशन थे, सबने वहाँ पर दिया। गाने भी फिल्म से पहले बहुत फेमस हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद इसको कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा था खरीदने के लिए। इसीलिए फिल्म का प्रचार भी कम हुआ और ये कब आई और कब चली गई पता ही ना चला। शैलेंद्र 20 सालों से इंडस्ट्री में थे एज अ गीतकार, ठीक है। उन्हें वहाँ के तौर तरीके भी मालूम थे, परंतु वे उनमें उलझकर अपनी आदमियत नहीं खोना चाहते थे। अब होता था ना कि भाई फिल्म बहुत हर एक प्रोफेशन में अपने कुछ ना कुछ अंदर जुगाड़, कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन 20 सालों तक उसमें रहने के बावजूद उनके अंदर वो बनावटीपन, वो चालाकी, वो होशियारी नहीं थी। वो एक जैसे सीधे सरल इंसान थे, वो वैसे ही थे। श्री 420 के एक लोकप्रिय गीत दशों दिशाएं कहेंगी अपनी कहानियां पर संगीतकार जयकिशन ने आपत्ति करते हुए कहा था कि दर्शक 4 दिशाएं तो समझ सकते हैं परंतु 10 नहीं। शैलेंद्र गीत बदलने को तैयार नहीं थे। ये जो गाना था ना, दसों दिशाएं कहेंगी अपनी कहानियां,
फिल्म श्री 420 में उनसे कहा गया कि भाई इस फिल्म में ये जो 10 दिशाएं हैं ये लोग नहीं समझ सकते, आम जनता नहीं समझ पाएगी। भाई हम तो ये जानते हैं कि 4 दिशाएं होती है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो शंकर जयकिशन जी ने कहा कि भाई आप इस गाने को बदल दीजिए, ठीक है आप गाने को बदल दीजिए। उन्होंने कहा नहीं भाई, जब तक हम लोगों को बताएंगे नहीं लोगों जानेंगे कैसे। उन्हें एक्चुअल जो चीज़ें होती हैं उनके सामने वो चीज़ें रखनी चाहिए, और वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए गाने के इन बोलों को बदलने के लिए। उनका मानना था कि दर्शकों की रुचि के आड़ में हमें उन पर उथलेपन को नहीं थोपना चाहिए, मतलब जो चीज़ें जिस ज्ञान के साथ उनके सामने परोसी जानी चाहिए वैसी ही रखी जाएंगी। शैलेंद्र ने झूठे अभिजात्य को कभी नहीं अपनाया, यानी कि झूठा अभिजात्य यानी कि दिखावा, आडंबर, इसे कभी अपनाने की कोशिश नहीं करी। वे एक शांत नदी के प्रवाह और समुद्र की गहराई के लिए व्यक्ति थे। तीसरी कसम फिल्म उन चुनिंदा फिल्मों में से है जिन्होंने साहित्य रचना से 100% न्याय किया, यानी कि जैसी साहित्य रचना थी वैसी ही वो फिल्म बनी थी। मोस्टली ऐसा होता है कि बहुत सारी साहित्य रचनाओं पर फिल्म बनी लेकिन उनमें बहुत सारी तब्दीलियां कर दी जाती हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे स्टार को हीरामन बना दिया, जो कि सिंपल एक गाड़ी चलाने वाला होता ना, सीधा सा सरल सा, वैसा इतने बड़े एक्टर को उन्होंने क्या बना दिया, एक गाड़ी चलाने वाला। और उन्होंने एक्टिंग भी ऐसी करी कि उसमें दिख ही नहीं रहा था कि वो एक राज कपूर इतने बड़े फेमस एक्टर हैं, वो ऐसा लग रहा कि सच में ये एक गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति ही है। और छींट की सस्ती साड़ी में लिपटी हीराबाई ने वहीदा रहमान की प्रसिद्ध ऊंचाइयों को बहुत पीछे छोड़ दिया। और वहीदा रहमान ने कौन सा कैरेक्टर निभाया, वो था हीराबाई का, जो कि सिंपल एक नाचने वाली का काम कर रहे थे, एकदम सिंपल सी साड़ी पहने, एकदम सिंपल सा व्यक्तित्व उनका दिख रहा था। यह फिल्म वास्तविक दुनिया का पूरा स्पर्श कराती थी, यानी कि एक्चुअल में दुनिया में लोगों के पास किस तरीके के दुख आते हैं, वो किस तरीके से उनका सामना करते हैं, कैसे उनका जीवन होता है, ये सारी चीज़ें मूल रूप से उसमें दिखाई दे रही थी। इस फिल्म में दुख का सहज चित्रण किया गया है, यानी कि जो दुख जैसा है वैसा ही प्रदर्शित किया गया। दुख को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा, जैसे कहते हैं ना कि किसी के साथ दुख आया तो अरे वो रोना पीटना चिल्लाना चीखना करते हैं, ऐसा नहीं। दुख आया तो हम लोग अपनी रियल लाइफ में कैसे करते हैं, शांत होके सेटल्ड माइंड से उसके लिए रास्ते निकालते हैं। फिल्मों की तरह थोड़ी ना कि हम एकदम ओवर रिएक्ट कर देते हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो भैया मारना काटना, चाकू निकाली बंदूक निकाला मार दिया, ये नहीं। ये क्या होता है, ये रियलिस्टिक नहीं होता है, ये फिल्मों में ही चलता है। लेकिन रियलिस्टिक क्या होता है कि अरे मान लो कि अगर मुझे किसी ने कुछ कह दिया है तो उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं तो इग्नोर कर देते हैं। अगर उस व्यक्ति को समझाने लायक है तो समझाओ, नहीं तो इग्नोर कर दो। अब ये थोड़ी ना हम चाकू निकालेंगे उसके पेट में डाल देंगे, ये तो फिल्म में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था, तीसरी कसम फिल्म में हम रियल लाइफ में जिस तरीके से दुखों का तकलीफों का सामना करते हैं उस फिल्म में वैसा ही उसको दिखाया गया था, बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाया गया था। मुकेश की आवाज में शैलेंद्र का गीत सजनवा बैरी हो गए हमार चिट्ठिया हो तो हर कोई बाचे भाग न बाचे कोई, अद्वितीय बन गया। ये गाना आज भी इतना फेमस है कि आप अगर कहीं बज जाए तो हम वाकई उसमें खो जाते हैं। अभिनय की दृष्टि से यह राज कपूर की जिंदगी की सबसे हसीन फिल्म रही। कहने को उसमें उन्होंने 1 रुपये का मेहनताना लिया, मगर एक्टिंग इतनी बेमिसाल करी कि खुद उनके करियर में वो एक मील का पत्थर साबित हुई। वे इस फिल्म में मासूमियत के चरमोत्कर्ष को छूते हुए दिखे, यानी कि अब उनमें वो दिख रहे थे कि बहुत भोला सा भाला सा एक जो व्यक्ति होता है उस तरीके से दिखे वो। तीसरी कसम में राज कपूर ने जो अभिनय किया वो उन्होंने जागते रहो में भी नहीं किया। इस फिल्म में ऐसा लगता है मानो राज कपूर अभिनय नहीं कर रहा है, वह हीरामन ही बन गया है, यानी कि रियल में वो गाड़ी चलाने वाले वो हीरामन ही बन गए। यहाँ पे राज कपूर हमें कहीं दिखते ही नहीं हैं। राज कपूर के अभिनय जीवन का वह मुकाम है जब वह एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे। तीसरी कसम पटकथा मूल कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने स्वयं लिखी है। कहानी का हर अंश फिल्म में पूरी तरह से स्पष्ट है। तो इसको ये समझिए कि मूल कहानी जो थी वो एक उपन्यास थी और इसको पटकथा में यानी कि स्क्रिप्ट में तब्दील करने का काम भी खुद फणीश्वर नाथ रेणु ने ही किया था। तो इस तरीके से उनकी लिखी हुई जो अंश था उसको एज इट इज़ ही उन्होंने जो है पटकथा में तब्दील किया था। चलिए, अब यहाँ पर हमारा 4th चैप्टर खत्म हो गया। अब हम आ गए अपने 5th चैप्टर में। 5th चैप्टर हमारा कौन सा है, अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले। ठीक है,
अब ये क्या है, ये यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई पहले के समय लोग जो हुआ करते थे वो इंसानों ही नहीं जानवरों के दुखों को भी समझते थे। अब इसमें लेखक ने अपनी माँ के बारे में, अपने जीवन के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया है। बहुत सारे पीर पैगंबर हुए उनके बारे में बताया है, जिसमें नूह भी हैं, मोहम्मद सुलेमान भी हैं, बहुत सारे लोगों, सोलोमन जिनको हम बोलते हैं, उनके बारे में, सबके बारे में बताया हुआ है। और इस फिल्म में बेसिकली जो है प्रकृति के साथ खिलवाड़ के बारे में भी बताया है। तो ये चीज़ बताई गई है कि आज के समय में वो लोग नहीं हैं जो पशु पक्षी प्रकृति इन सभी का सम्मान किया करते थे। ठीक है, तो आज क्या है, व्यक्ति बहुत स्वार्थी हो चुका है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसे लगता है कि वो ही सर्वोपरि है। उसके लिए सड़क पर चलने वाला एक कुत्ता भी जो है वो बहुत ही धुतकार नहीं, उसको अरे ठीक है उसको चोट लगी है, उसका उसके कर्म ऐसे, हम उसकी हेल्प करने नहीं जा सकते। लेकिन पहले के लोग क्या होते थे कि प्रकृति को भी नमस्कार करते थे। दरिया यानी कि तालाब नदियाँ पड़ती थी, हम उन्हें पूजनीय मानते थे। पेड़ पौधों का सम्मान करते थे, रात होने के बाद उनको हाथ नहीं लगाते थे। ठीक है, तो पशु पक्षियों को भी रात के समय हम बिल्कुल छेड़ते नहीं थे, उनके घरों की देखभाल करते थे। यही सारी बातें उन्होंने इस चैप्टर में हमें बताई हैं। देखिए क्या है, इस पाठ में लेखक ने मानव द्वारा अपने स्वार्थ के लिए किए गए, धरती पर किए गए अत्याचारों से अवगत कराया है कि व्यक्ति ने अपनी प्रगति, अपने विकास के नाम पर धरती के साथ बहुत अत्याचार किए। पाठ में बताया गया है कि किस तरह मानव की ना मिटने वाली भूख ने धरती के तमाम जीव जंतुओं के साथ खुद के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी है। यानी कि हमने इस स्वार्थ के चलते इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है कि पशु पक्षी प्रकृति तो खतरे में है ही, और इनके खतरे में होने के साथ ही हमारे अस्तित्व पे भी खतरा है। यानी कि मानव ने खुद अपने लिए भी खतरा खड़ा कर दिया है। ईशा से 1025 वर्ष पहले एक बादशाह थे जिनका नाम बाइबल के अनुसार सोलोमन था। उन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया। तो ठीक है, बाइबल में उन्हें सोलोमन कहा गया है, जबकि कुरान में उन्हें सुलेमान कहा गया है। वह सिर्फ मानव जाति के ही राजा नहीं थे, बल्कि सभी छोटे बड़े पशु पक्षियों के भी राजा थे। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि वो सिर्फ किसके राजा हैं, कि अब मान लीजिए हमारी एक प्रजा है तो हम उसके राजा हैं, नहीं, उनकी टेरिटरी में जितने पशु पक्षी जीव जंतु आ रहे हैं सबके राजा थे। क्यों? क्योंकि वो सभी पशु पक्षी सभी जीव जंतुओं की भाषा को जानते थे। इसलिए उन्हें सभी जीव जंतुओं का राजा कहा गया। एक बार वह इन सब की भाषा जानते थे, यानी कि जितने भी पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जीव जंतु हैं, सब की भाषा को वो अच्छे से समझते थे। एक बार वे अपने लश्कर के साथ रास्ते से गुजर रहे थे। अब चूंकि राजा थे तो वो अब पूरे लाव लश्कर के साथ गुजर रहे थे। उनका घोड़ा है, उनके पीछे उनके और सिपे सालार हैं, सबके घोड़े पैदल सब कुछ सब चल रहे हैं। उस रास्ते में कुछ चींटियां घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनकर अपने बिलों की तरफ वापस चल पड़ी। इस पर सुलेमान ने उनसे घबराने को ना कहते हुए कहा कि खुदा ने उन्हें सबका रखवाला बनाया है। वे मुसीबत नहीं बल्कि सबके लिए मोहब्बत है। चींटियों ने उनके लिए दुआ की और वे आगे बढ़ गए। अब क्या हुआ, पूरा लश्कर आ रहा है। अब जब लश्कर चलता है तो जैसे किसी ज़मीन पे कोई बहुत बड़ा लश्कर, तो वहाँ पे उनके टापुओं से, पैरों से जो है वो ज़मीन में कंपन होने लगता है। ठीक है, वाइब्रेशन हो जाता है। तो उस कंपन के चलते जो उस रास्ते पर चींटियां थी, उन्होंने कहा भैया जल्दी जल्दी चलो, वो बहुत बड़ी सेना आ रही है, नहीं तो हम कुचल कर मारे जाएंगे, हम पर मुसीबत आने वाली है, जल्दी जल्दी। अब चींटियों ने जब आपस में ये बात करी तो ये बात सुलेमान ने सुन ली। तब उन्होंने अपनी सेना को रोक के कहा कि भाई मैं आप सबके लिए मोहब्बत हूँ, किसी तरह की मुसीबत नहीं हूँ, मैं आप सबका रखवाला हूँ। ये बात जब चींटियों से राजा ने कही, अब चूंकि वो सबकी आवाज़ सुन लेते थे तो उसी आवाज़ में बोल के उन्होंने चींटियों को बताया, तो चींटियों ने उनके लिए दुआएं करी। तो यहाँ पर ये बताया गया, इस वाक्य के दौरान ये बताया गया कि वो एक छोटी सी चींटी का भी ध्यान रखते थे कि किसी तरीके से उसको हार्म ना हो। अब देखिए हम लोग चलते हैं, हमारे पैरों के नीचे ना जाने कितने कीड़े मकोड़े दब के मर जाते हैं, चल जाते हैं ना, हमें तो पता भी नहीं चलता है। ऐसी एक घटना का जिक्र करते हुए सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर घर लौटे तो माँ ने भोजन परोसा। जब उन्होंने रोटी का एक और तोड़ा तभी उन्हें अपनी बाजू पर एक काला चोटा रेंगता हुआ दिखाई दिया। वे भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए और पहले उस बेघर हुए चोटे को वापस उसके घर कुएं पर छोड़कर आए।
अब यहाँ पर जो है लेखक ने एक और हमको यहाँ पर निदा फाजली जी ने एक और जो है वाकया हमको बताया। क्या बताया कि जो है ना शेख अयाज जो हैं सिंधी भाषा के कवि हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी तो उसका आत्मकथा में इस चीज़ को मेंशन किया कि उनके पिताजी जो हैं एक बार कुएं से नहा कर आए और खाना खाने बैठे, उनकी मम्मी ने उनको उनके पिताजी के लिए खाना परोसा। अब वो जैसे ही बैठे रोटी का एक बाइट लिया, अब कहते हैं ना इंसान खाने पे बैठ गया तो जल्दी उठता नहीं है, लेकिन उन्होंने जैसे ही रोटी का एक बाइट लिया देखा तो उनकी बाजू में एक चोटा क्या होता है, आप मेरे पास ऐसी बहुत सारे मैसेज आए थे मैम चोटा क्या होता है। चींटी देखिए बहुत छोटी सी काली काली होती है, चोटा थोड़ा सा इतना बड़ा होता है, काला काला होता है। वैसे अब ये बहुत कम देखने को मिलता है, शायद गाँव वगैरह में देखने को मिलता है, मुझे तो शहरों में बहुत टाइम से देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो वो चोटे जो है वो उनके बाजू पर रेंग रहा था, तो इनके पिताजी खाना छोड़कर उठ गए। तो उनकी माँ ने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने किसी को बेघर कर दिया है, मैं उसके घर छोड़ के आता हूँ। अब देखिए क्या है, वो कुएं से नहा कर आए थे, अब चोटा जाहिर सी बात है इनसे कुएं से चढ़ा होगा, वो अगर चाहते तो ऐसे झाड़ देते, वो यहाँ गिर जाता, लेकिन उसका बेचारे का घर कहाँ था, उस कुएं पे था। फिर वो चोटा पूरे उसमें अपने घर को ढूंढता ना, वो अपने घर से बेघर हो जाता ना। तो उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ कुएं में उसको उसके घर छोड़ने। फिर वो कुएं खाना छोड़कर कहाँ गए, कुएं पे गए, वहाँ पे उस चोटे को उतारा ताकि वो अपने घर पे पहुँच सके। तो ये बताते हैं कि शेख अयाज जी के पिताजी भी एक चोटे को बेघर नहीं करना चाहते थे, उसके दर्द तकलीफ को भी समझते हैं। उन लोगों के लिए, पहले के समय के लोगों के लिए क्या था ना, जैसे हम इंसान हैं वैसे ही सारे जीव जंतु कीड़े मकोड़े होते थे। अगर हमें कोई अपने बेघर कर दे तो हम कितना परेशान होंगे। तो वही चीज़ वो किसके लिए रखते थे, किसी एक कीड़े के लिए भी रखते थे कि वो अगर बेघर हो जाएगा तो उसके साथ क्या होगा। बाइबल और अन्य ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और के बारे में हम यहाँ पर जान रहे हैं, जैसे अभी हमने सुलेमान के बारे में जाना, दूसरा हमने जाना शेख अयाज के पिताजी के बारे में, अब हम जानना चाह रहे हैं नूह के बारे में। क्या है, इनका असली नाम लश्कर था, परंतु अरब में इन्हें नूह नाम से याद किया जाता है क्योंकि ये पूरी जिंदगी रोते रहे। एक बार इनके सामने एक घायल कुत्ता गुजरा, चूंकि इस्लाम में कुत्ते को गंदा माना जाता है इसलिए इन्होंने इससे गंदे कुत्ते दूर हो जा कहा। कुत्ते ने इस धुतकार को सुनकर जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सब एक ही है। इन बातों को सुनकर वे दुखी हो गए और सारी उम्र रोते रहे। महाभारत में भी एक कुत्ते ने युधिष्ठिर का साथ अंत तक दिया था। अब नूह के बारे में क्या बताया गया है, देखिए नूह के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये कहाँ पर हुए, अरब में हुए आई थिंक ना। तो ये इनका नाम जो है कहाँ पर लिया जाता है, अक्सर जो अन्य पवित्र ग्रंथ हैं उसमें, लेकिन इनका असली नाम क्या था, लश्कर था। एक बार ऐसे ही ये रास्ते पे थे, इनके सामने एक कुत्ता गुजरा। अब कुत्ते को इस्लाम में गंदा माना जाता है तो उन्होंने धुतकार दिया, चलो हट जा गंदे कुत्ते। तो भाई कुत्ते ने भी जब पलट के जवाब बोल दिया कि भाई ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता बना हूँ और ना तुम अपनी मर्जी से इंसान बने हो, ठीक है ना, हम दोनों अपनी मर्जी से नहीं बने, तो फिर इस बात का घमंड हमें क्यों है। ये बात लश्कर को बहुत लग गई और इसके पश्चाताप के लिए वो सारी उम्र रोते रहे, सारी जब तक वो जीवित रहे। ये पश्चाताप उनके अंदर इतना बैठा, इतना अफसोस हुआ उनको कि वो सारी उम्र रोते रहे, इसीलिए उनको नूह नाम रखा गया। अब कुत्ते के बारे में ये बताया जाता है कि युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों द्रौपदी के साथ स्वर्ग की तरफ चले थे। स्वर्ग के रास्ते में जाते जाते उनके एक एक भाई और साथ में उनके कुत्ता भी था। द्रौपदी मर गई, उनके चारों भाई मर गए, लेकिन युधिष्ठिर अंत तक स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंच गए और उनके साथ तब तक एक कुत्ता था। यानी कि कुत्ते जितना वफादार कोई जानवर नहीं होता, ये बताने की कोशिश की गई है। भले ही इस संसार की रचना की अलग अलग कहानियां हों, परंतु इतना तय है कि धरती किसी एक की नहीं है। सभी जीव जंतु, पशु, नदी, पहाड़, सबका इन पर समान अधिकार है। मानव इस बात को नहीं समझता। पहले उसने संसार जैसे परिवार को तोड़ा, फिर खुद टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। अब कहने का तात्पर्य है कि जब ईश्वर ने ये धरती बनाई और हम सभी को इस धरती पर भेजा, तो जाहिर सी बात है धरती को सभी के रहने लायक बनाया। चाहे वो प्रकृति हो, नदी, पहाड़, पर्वत, जो कोई भी हो, जीव जंतु हो, कीड़े मकोड़े हों, सबके लिए ये धरती थी। इसी उससे उन्होंने इंसान को भी भेजा कि भाई इंसान भी अपनी जगह जितनी उसको दी जा रही उतने में रहेगा। लेकिन इंसान ने क्या किया, इंसान ने अपने आप को सर्वोपरि बनाते हुए
पूरी धरती में अपने आप को ही महत्वपूर्ण माना और किसी को उसने इतना महत्व नहीं दिया। उसने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया, जीव जंतुओं को पहुंचाया, सबको नुकसान पहुंचाया। अपने हिसाब से उसने धरती को चलाने की कोशिश करी। नतीजा क्या हुआ कि आज हम प्रकृति के साथ इतनी भयंकर छेड़छाड़ कर चुके हैं कि मौसम के चक्र बदलने लगे हैं। ठीक है ना। तो इंसान ने जब अपने आप को सर्वोपरि किया तो पहले तो उसने धरती के टुकड़े टुकड़े किए, यानी कि अलग अलग देशों में बांट दिया। फिर अपने आप को अलग अलग धर्मों और जातियों में बांट दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि इंसान ने अपने फायदे के लिए जो कोई भी काम किया, स्वार्थ को सबसे आगे रखकर, उसमें नुकसान ही नुकसान हुए। पहले लोग मिलजुल कर बड़े बड़े दालानों और आंगनों में रहते थे। बात सही है। हम लोग के पहले आप अगर अपने दादा दादी से पूछो ना तो वो लोग जॉइंट फैमिलीज में रहा करते थे जब छोटे थे। भाई दादा दादी जो आपके हैं वो, उनके दादा दादी, उनके मम्मी पापा, उनके भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ ताई, सब साथ एक बड़े से घर में रहते थे और बीच में एक बड़ा सा आंगन हुआ करता था। पर अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में सिमटने लगे हैं। क्यों भाई? हम छोटे छोटे घरों में क्यों आए? रीज़न, हमने अब न्यूक्लियर फैमिलीज में रहना शुरू कर दिया तो हमें इतने बड़े घरों की ज़रूरत नहीं है। हम छोटे छोटे फ्लैट्स में अब रहने लगे हैं। बढ़ती हुई आबादी के कारण समंदर को पीछे सरकाना पड़ रहा है, पेड़ों को रास्ते से हटाना पड़ रहा है, जिस कारण फैले प्रदूषण ने पक्षियों को भगाना शुरू कर दिया है। अब क्या है, अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो हमें रहने के लिए जगह चाहिए। रहने के लिए जगह चाहिए तो उसके लिए हमने जंगलों को साफ करना शुरू किया। जंगल साफ किए तो पशु पक्षी जो है वो जंगल के में और अंदर चले गए, और जो नहीं गए वो हमारे घरों में ही घोंसले उसले बनाकर रहने लगे। बढ़ते प्रदूषण ने जो शहरों में रह गए पशु पक्षी, उनको कितना नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। अब ये कारण इतना ज़्यादा जो पोल्यूशन फैल रहा है, जाहिर सी बात है ये प्रकृति है। प्रकृति की भी अपनी एक सहन शक्ति है। नेचर की भी सहन शक्ति होती है। इसके गुस्से का नमूना हम कई बार अत्यधिक गर्मी, जलजले, सैलाब आदि के रूप में देख रहे हैं। लेखक की माँ कहती थी कि शाम ढलने पर पेड़ के पत्ते मत तोड़ो, वे रोएंगे। ये देखिए अभी भी बोलते हैं, कहा जाता है ना कि शाम के समय जो है वो पेड़ क्या कर रहे हैं? पेड़ सो रहे हैं। अब इसको हम ऐसे समझाते हैं, जैसे हम पूरा दिन काम करते हैं। ठीक है, आप लोग स्कूल जाते हो, पढ़ते हो, मम्मी काम करती हैं, पापा काम करते हैं, पूरा दिन हमारा चलता है। और रात के समय जब हम थक के सो रहे हैं, उस समय कोई आपका कान उमेठे, कोई आपको चुटकी काटे, कोई आपके बाल खींचे, कोई आपको गुदगुदी मचाए, तो आपको कैसा लगेगा? आप बताओ। आपको गुस्सा आएगा ना, क्योंकि आप तो पूरा दिन थक चुके हो। तो वही चीज़ पेड़ों के साथ होती है। पेड़ पूरा दिन जो है अपने लिए खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिससे वो पूरे टाइम थक जाते हैं। इसलिए वो रात के समय थोड़ा रिलैक्स करते हैं, आराम करते हैं। उनका भी जीवन चक्र है। अब जब वो रात के समय सो रहे हैं, हम उन समय पत्ते तोड़ेंगे तो उनको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? तो इसीलिए कहा जाता है कि शाम के समय पत्ते नहीं तोड़े जाते। ऐसा उनकी माँ भी कहा, लेखक की ही निदा फाजली जी की माँ भी कहा करती थी। दिया बत्ती के वक्त फूल मत तोड़ो। ठीक है, दिया बत्ती अगर हो रही तो इसका मतलब शाम हो चुकी है। दरिया पर जाओ तो सलाम करो, कबूतरों को मत सताया करो, मुर्गे को परेशान मत करो, वो अजान देता है। लेखक बताते हैं उनका मकान ग्वालियर में था। तो अब यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं कि उनकी माँ ने उन्हें बचपन से चीज़ सिखाया, प्रकृति और जीव जंतुओं का सम्मान करो, किसी भी पशु पक्षी को मत सताओ। शाम ढलने के बाद किसी पेड़ के से फूल नहीं तोड़ो, पत्ते मत तोड़ो। समुद्र या किसी भी बड़ी वाटर बॉडी के पास जाइए, उन्हें सलाम कीजिए। क्यों? अब ये क्यों है? क्योंकि देखिए, अब बगैर पानी के आप रह सकते हो? हमें ये बताओ। हम पानी के बगैर तो रह नहीं सकते। अगर हम खाने के बगैर फिर भी 1-2 दिन रह जाएंगे, पानी के बगैर तो हम 24 घंटे से ज़्यादा हमारे लिए परेशानी हो जाती है ना। तो जब भी ऐसी किसी वाटर बॉडी के पास जाओ, उन्हें धन्यवाद दो। ठीक है, कि हाँ, आपकी वजह से हम जीवित हैं। अब बताते हैं लेखक कि उनका मकान ग्वालियर में था। कहाँ पर? ग्वालियर में। उसके बाद वो शिफ्ट कहाँ हुए? मुंबई। उस मकान के दालान के रोशनदान में कबूतर के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना लिया। एक बिल्ली ने उचक कर 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया। लेखक की माँ ने दूसरा अंडा बचाने के क्रम में फूट गया। इस माफी के लिए उन्होंने दिन भर कुछ नहीं खाया और नमाज अदा करती रही। अब यहाँ पर बता रही है कि ग्वालियर में उनका मकान था। तो उस मकान के दालान में, दालान का मतलब जानते हैं, छत में पहले बड़े बड़े जो है, पहले जैसे आजकल हम लोग छत ढाल देते हैं, ढल जाती है, वैसे नहीं था। बड़े बड़े जो है लट्ठे लगाए जाते थे, तो वो दालान बनती थी, उसमें बहुत सारे गैप रहते थे। तो वहाँ पर जो है
एक कबूतर ने अपना घोंसला बना लिया और उसमें 2 अंडे दिए। तो एक दिन बिल्ली वहाँ तक पहुँच गई और बिल्ली ने जो है ना 2 में से 1 अंडा गिराकर तोड़ दिया। जब उनकी माँ ने ये सो देखा तो भाई कि वो भी चिंतित हुई कि भाई कबूतर का 1 अंडा तो टूट गया, कम से कम 1 हम बचा लें। तो वो कबूतर का अंडा बचाने के चक्कर में उनकी माँ से भी वो दूसरा अंडा टूट गया। इस तरीके से उन बेचारे कबूतरों के दोनों अंडे टूट गए। ये बात देखकर कबूतर बहुत परेशान हुए, बहुत चिंतित हुए, फड़फड़ 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 इधर उधर भागना ही सारा वो कर रहे थे। अब क्या हुआ, अब वो इतना दुखी हुई कि उन्होंने इसकी माफ़ी के लिए पूरा दिन कुछ नहीं खाया, अर्थात उन्होंने रोज़ा रखा, नमाज़ पढ़ते समय अता फरमाई, उन्होंने माफ़ी मांगी कि जो है इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। तो ये दिखाया गया कि उनकी माँ प्रकृति और जीव जंतुओं से बहुत प्रेम करती थी और अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए वो माफ़ी भी मांगती थी। अब लेखक मुंबई के वर्सोवा में रहते हैं। घर कहाँ था? ग्वालियर में। अब ग्वालियर से वो मुंबई वर्सोवा में आ गए क्योंकि अब शादी हो गई, काम के सिलसिले में उन्हें वहाँ आना पड़ा। पहले यहाँ पेड़, परिंदे और दूसरे जानवर रहते थे, परंतु अब यह शहर बन चुका है। तो जैसे जैसे आप मुंबई में अगर बहुत पुराने लोगों से मिलिए तो आप कहेंगे कि पहले वहाँ ग्रीनरी बहुत हुआ करती थी, लेकिन अब इतना ज़्यादा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो चुका है, मकान हैं, बिल्डिंग से बन चुके हैं कि उसके लिए यहाँ पर जंगलों को काटना पड़ा और रहने के लिए जगहों को बनाना पड़ा। दूसरे पशु पक्षी इसे छोड़कर जा चुके हैं, जो नहीं गए वो इधर इधर डेरा डाले हैं। लेखक के फ्लैट में भी 2 कबूतरों ने एक मचान पर अपना घोंसला बनाया। बच्चे अभी छोटे थे, खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी बड़े कबूतरों पर थी। वे दिन भर आते जाते रहते थे। अब जब उन्होंने उनके घर में घोंसला बनाया तो कि भाई पूरा दिन उन बच्चों को खिलाना है, तो कबूतर कुछ लेकर आए, उनको खिलाए, फिर जाए, फिर लेकर आए, तो वो आना जाना पूरा दिन बना रहता था। अब इससे उनकी पत्नी को परेशानी हो, क्योंकि वो कबूतर आए जाएं तो घर में गंदगी होती थी, कभी घर में घुस आए तो सामान फैला दे। लेखक और उनकी पत्नी को इससे परेशानी होती थी, इसलिए उन्होंने जाली लगाकर उन्हें बाहर कर दिया। उन्होंने जिस रास्ते से वो आते जाते थे वहाँ जाली लगा दी। क्यों? क्योंकि अब वो आएंगे जाएंगे नहीं तो घर सुरक्षित रहेगा। जैसे हम लोग के यहाँ भी देखिए हम लोग करते हैं, अगर आप लोग जानते हो, आप लोग के एरिया में कबूतर हो तो आप लोग भी नेट वगैरह लगवाते हो ना, कि कबूतर घर के अंदर नहीं आए। अब दोनों कबूतर खिड़की के बाहर बैठे उदास रहते, परंतु अब ना सुलेमान है और ना उनकी माँ जिन्हें इसकी फिक्र हो। यानी कि हमने तो लगा दिया, अब वो बेचारे परेशान हैं, बच्चे उनके अंदर हैं, वो बाहर हैं, लेकिन उनकी परेशानियां समझने वाला कोई नहीं, ना सुलेमान और ना ही उनकी माँ। चलिए, तो अब ये तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया। आप कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले। तो इसमें एक इंसिडेंट जो इसमें मेंशन नहीं था वो मैं आपको और बता देती हूँ कि जो जैसे लोगों के लिए मुंबई में रहने के लिए जगहें बनाई जा रही थी, तो उसके लिए समुद्र के एरिया को भी घेरा जा रहा था। ठीक है, समुद्र को उन्होंने जीवित करते हुए, मानवीकरण करते हुए कहा कि पहले तो उसने थोड़ा सिकुड़ा, फिर पैर समेट कर बैठ गया, फिर उसके बाद जब नहीं हुआ तो उसको गुस्सा आ गया। यानी कि समुद्र ने पहले तो अपनी ज़मीन देनी शुरू करी कि ठीक है चलो थोड़ी ले रहे हो, ले लो, लेकिन इंसान क्या था, और ज़मीन लेता गया। इससे आ गया समुद्र को गुस्सा, और उसने क्या किया, उसने एक बार समुद्र में रहे 3 जहाज़ों को उठाकर पटक दिया, जो अलग अलग 3 जगहों पे, जहाँ पर आई थिंक वर्सोवा था और विले पार्ले था और इंडिया गेट था, इन 3 जगह पर जाकर गिरा, और वो इतने ज़्यादा तहस नहस हो गए कि उनका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। तो इस वाक्य के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि हम प्रकृति के साथ जितना खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रकृति भी इसका बदला लेती है, और तब वो आती है अपने रौद्र रूप में। तब देखिए इतने तूफान हैं, गर्मी के समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ठंड के समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बारिश के समय इतनी सारी बारिश हो रही है, तो कभी कभी होती ही नहीं है, कभी कभी जो है गर्मी का जो समय है उधर गर्मी नहीं होती। तो एक तरीके से मौसम के चक्र में बदलाव आया है। ठीक है, चलिए अब हम आ गए हैं अपने छठे अध्याय पे। छठा अध्याय कौन सा है? पतझड़ की टूटी पत्तियाँ। यहाँ पर हमारे सामने 2 जो हैं वो कहानियाँ रखी गई हैं, कहानी कह लीजिए या निबंध कह लीजिए, रखे गए हैं। एक है गिन्नी का सोना और दूसरा है झेन की देन। ठीक है, तो दोनों ही आपको हम समझाते हैं, और याद रखिएगा दोनों ही आपको पढ़ने हैं, क्योंकि एग्जाम में दोनों में से किसी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। शुद्ध सोना अलग होता है और गिन्नी का सोना अलग। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है, इसीलिए यह अलग से चमकता है। यही कारण है कि यह शायद ज़्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत होता है। औरतें इन्हीं
इसी सोने से गहने बनवाती हैं। अब कहने का तात्पर्य यह है कि शुद्ध सोना जो है वो अलग होता है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं 24 कैरेट, ठीक है। अब उसमें जितना 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 आप मिलाते जाओगे तांबा, वो उतना उतना कैरेट कम होता जाएगा। 22 कैरेट हो जाता है, 20 कैरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने सुना होगा। अब ऐसा क्यों होता है कि शुद्ध सोने में हमें तांबे को मिलाना पड़ता है? क्योंकि शुद्ध सोना जो होता है वो ज़्यादा चमकता नहीं है, ठीक है। हमने शुद्ध सोना देखा है क्योंकि हम लोगों ने अपनी मम्मी लोगों के जो गहने देखे उस समय प्योरिटी बहुत ज़्यादा चलती थी, तो वो ज़्यादा मजबूत नहीं होता था। अगर हम उनके कड़ों को, या जैसे ये हाथ के कड़े हैं, उनको हम ऐसे पकड़ के दबा भी दें तो वो ऐसे सिकुड़ जाते थे, ठीक है ना। तो अब इस तरह के अगर गहने पहने जाएं जो अपना शेप बदल लें तो अच्छा भी नहीं लगता। तो वो शुद्ध सोना एक तो चमकता नहीं था, दूसरा मजबूत नहीं होता था। कुछ भी तरीके से करो वो दब जाता था, ठीक है। दब गया तो वो अपनी शेप को छोड़ देता था, खराब लगता था देखने में। तो फिर ये हुआ कि भाई उसमें थोड़ा सा तांबा मिलाया जाए। तांबा मिलाया गया तो वो चमकने भी ज़्यादा लगा और उसमें थोड़ी मजबूती आ गई। तो गहने जब बनाए जाने लगे उसी सोने से, ताकि उनमें मजबूती रहे और वो ठीक से रहें, अपने शेप में बदले नहीं, ठीक है। तो शुद्ध सोना और आपको गिन्नी, हाँ, शुद्ध सोना मतलब गिन्नी का सोना और आपके, हाँ यही चीज़ है ना, हाँ, शुद्ध सोना और गिन्नी सोना, इन दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया कि क्या होता है। गिन्नी के सोने में क्या होता है? तांबा मिला होता है। लेखक ने सोने के माध्यम से आदर्शों की बात करता है। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के समान होते हैं। कुछ लोग उसमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिलाकर उसे चलाते हैं। इन लोगों को हम प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते हैं। वास्तविकता में बखान आदर्शों का नहीं होता बल्कि व्यवहारिकता का होता है। चलिए अब मैं यहाँ पर बताती हूँ क्या है। जो शुद्ध सोना है उनको कहा गया है आदर्श। आदर्श मतलब क्या है? हर इंसान अपने जीवन को जीने के लिए कुछ नियमों पर को बनाता है, ये उसके आदर्श होते हैं। अब इसको अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें कि मान लो हमने ये नियम बनाया, हमारे जीवन का ये आदर्श है कि जब हम रोड पर चलेंगे तो हम किसी भी तरह के जो ट्रैफिक नियम्स हैं उनका उल्लंघन नहीं करेंगे, ठीक है। ये है हमारे आदर्श जो हैं शुद्ध सोना, ठीक है। लेकिन अभी ये शुद्ध सोना है आदर्श, इसको अभी तक हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये है तो अच्छा, लेकिन अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, हमको परेशानी भी होती है कि नहीं होती है। अब आती है बात कि अगर इस शुद्ध सोने का इस्तेमाल किया जाए तो इसे अपने व्यवहार में लाना पड़ेगा। तो अब इसको हम व्यवहार में कैसे लाते हैं? इसमें अब इन आदर्शों को हम व्यवहार पर ले आते हैं। यानी कि भाई हमने बनाए तो हैं लेकिन हम फॉलो नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हम इनको फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? अब इनको हम फॉलो करेंगे। यानी कि अब जब हम सड़क पर निकलेंगे तो हम इन नियमों को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे लोग कहलाते हैं प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट, जो अपने बनाए गए आदर्शों के हिसाब से चलते हैं। अब अभी आप आगे चलकर एक चीज़ और पढ़ोगे जो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि इन्होंने ये बोला कि गांधी जी जो हैं वो ऐसे ही प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे। उन्होंने अपने जीवन में सत्य और अहिंसा नाम के आदर्श को बनाया और उसे व्यवहार में उन्होंने लाए भी। इसी वजह से इतनी सारा जन सैलाब उनके पीछे भी चला कि नहीं चला। लेकिन इन्होंने अब आगे ये एक चीज़ कहेंगे कि गांधी जी ने आदर्शों को कभी व्यवहारिकता तक नहीं लाया, उन्होंने व्यवहारिकता को आदर्श तक पहुंचाया। अब इसका मतलब थोड़ा सा आप लोगों के लिए समझना टफ होता है, तो इसको भी मैं थोड़ा इजी वे में आपको समझाती हूँ। जैसे कि हमने नियम बनाए ट्रैफिक नियम को लेकर, ठीक है, हम उनको फॉलो करते हैं, यानी कि उन आदर्शों को हम व्यवहारिकता में लाते हैं। लेकिन अगर मान लो हमें ऑफिस जाने में देर हो रही है या हमें कहीं पहुँचना है, देर हो रही है, तो हम अपने हिसाब से ट्रैफिक नियमों को तोड़ लेते हैं। होता है कि नहीं? ऐसे तो हम हमेशा मानते हैं, लेकिन अगर मान लो हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने उन आदर्शों को तोड़ लेते हैं कि चलो अरे ठीक है, आज उल्लंघन कर लिया तो क्या हो गया, चलो आज थोड़ा ज़्यादा स्पीड में चल लेते हैं, चलो आज ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देते हैं। ये होता है क्या? आदर्शों को व्यवहारिकता तक लाना, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला कि गांधी जी अब आदर्शों को व्यवहारिकता तक नहीं लाते थे, व्यवहारिकता को आदर्श तक लेके जाते थे। अब इसका मतलब क्या है? उनका मतलब ये था कि वो अपने आदर्शों को जब व्यवहार में लेकर आते थे, यानी कि अपनी रियल लाइफ में जब इम्प्लीमेंट करते थे, तो कोई भी सिचुएशन हो जाए वो उन आदर्शों के खिलाफ नहीं जाते थे। यानी कि अब आप ऐसा समझ लो कि आपके घर में अब आपको ऑफिस पहुंचना है या स्कूल पहुंचना है, बीच में रेड लाइट है, तो अब कुछ भी हो जाए आप उस रेड लाइट को तोड़ोगे नहीं। चाहे आपको स्कूल में पहुंचकर आपका एग्जाम छूट जाए,
चाहे आपको जितनी डांट पड़े, कुछ भी हो। इसी तरीके से उन्होंने गांधी जी ने सत्य अहिंसा अपनाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मौका पड़ता था तो इस्तेमाल करते थे, नहीं पड़ता था तो नहीं करते थे। वो हर जगह इसको इस्तेमाल करते थे, चाहे उसके लिए इनको मार पड़े, चाहे उनको जेल जाना पड़े, चाहे उसके लिए कोई उनसे कुछ भी कहे। तो ये होते थे कि वो अपनी व्यावहारिकता यानी कि अपने व्यवहार को आदर्श तक लेकर जाते थे। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको समझा दी, अभी आपके सामने आगे आएगा। कुछ समय पश्चात आदर्श पीछे हटने लगते हैं। यहाँ पर वास्तविकता में बखान आदर्शों का नहीं होता बल्कि व्यवहारिकता का होता है, यानी कि उस व्यक्ति का व्यवहार कितना अच्छा है। ठीक है, कुछ समय पश्चात आदर्श पीछे हटने लगते हैं और व्यवहारिकता सूझबूझ आगे आने लगती है, यानी कि हमारे आदर्श पीछे रह जाते हैं और हम परिस्थितियों के अनुसार उन्हें ढालने लगते हैं। इसीलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके। कौन? गांधी जी। गांधी जी कभी भी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे, यानी कि अपने आदर्शों को व्यवहारिकता तक नहीं लाते थे, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे, यानी कि अपने व्यवहार को वो आदर्शों तक लेकर जाते थे। वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत को बढ़ाते थे। इसीलिए सोना हमेशा आगे आता रहा। व्यवहारिकवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं, लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं। व्यवहारिकता वाले लोग कौन होते हैं कि भाई हम ये काम करेंगे, हमें फायदा है कि नहीं। अब जैसे आप मान लो कि हम सड़क पर जा रहे हैं तो हमें ये लगेगा कि अगर हम इस ट्रैफिक रेड लाइट में फंस गए तो हमें बड़ा नुकसान होगा, हम इसको तोड़ देते हैं। लेकिन जो आदर्शवादी लोग होंगे तो वो कहेंगे अरे अब हमें चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो, हमारा तो नियम है कि हम रेड लाइट नहीं तोड़ेंगे, तो हम नहीं तोड़ेंगे। तो यानी कि जो व्यवहारिकता वाले लोग होते हैं वो हमेशा नफा नुकसान पे चलते हैं। आदर्श वाले लोग अपने आदर्शों को ही महत्व देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। वे जीवन में सफल होते हैं तथा अन्यों से आगे जाते हैं, पर क्या वे ऊपर चढ़ पाते हैं? खुद ऊपर चढ़ें और अपने साथ दूसरों को भी ऊपर चढ़ा लें, यही महत्व की बात है। यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोगों के लिए ने ही किया है। समाज को आदर्शवादी लोगों ने ही शाश्वत मूल दिए हैं, व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को गिराया है। यानी कि वे लोग जो नफा नुकसान देकर काम करते हैं वो आगे तो बढ़ जाते हैं लेकिन ऊपर नहीं उठ पाते, यानी कि बहुतों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत नहीं बन पाते। अब जैसे व्यवहारवादी लोग नफा नुकसान करेगा, उसके पास पैसा होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगा, लेकिन वो किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत नहीं होगा, ना ही वो सदियों तक याद रखा जाएगा। लेकिन जो व्यवहारवादी लोग होगा व्यक्ति, वो हमेशा लोगों के आदर्शवादी व्यक्ति होगा, वो हमेशा लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहेगा और सदियों तक लोग उसे याद करते हैं। चलिए, अब दूसरी ही इसके अंदर निबंध दिया गया है, झेन की देन। ठीक है, अब झेन की देन का पीछे की कहानी कहाँ की है? जापान की है। जापान के में जो है लोग बहुत ज़्यादा ही मानसिक बीमार होते हैं, मेंटली जो है उनको ज़्यादा बीमारी होती है। इसका रीज़न है उनके दिमाग का बहुत तेज़ी से इस्तेमाल करना। अब वो तेज़ी से इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जापान हमेशा से अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करता आया। इसका रीज़न था कि जब अमेरिका ने जापान पर के दो शहरों नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया तो जापान की चीज ठानी कि भले तुमने हमें निस्ते नाबूद कर दिया लेकिन हम तुमसे आगे निकल कर दिखाएंगे। और इस प्रतिस्पर्धा के चलते अमेरिका जो काम 1 महीने में करता है, जापानी उसी काम को 1 दिन में करते हैं। अब अगर इस काम को हमें इतनी तेजी से करना होगा तो हमें अपने दिमाग को भी उतनी तेजी से इस्तेमाल करना होगा। जब हम इतना तेजी से दिमाग इस्तेमाल करते हैं तो दिमाग का भी अपना एक कहते हैं ना, एक अपनी कैपेसिटी होती है। अब इतना ज़्यादा अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो कितनी देर इस्तेमाल हो पाएगा? थकेगा, है ना। जब वो थकता है तो इंसान मानसिक बीमार होने लगता है। इसीलिए जापानियों में ये मानसिक बीमारी है। अब इस बीमारी से झेन पाने के लिए वहाँ पे एक परंपरा चलती है जिसे झेन की परंपरा कहते हैं। वो होती है एक टी सेरेमनी, ठीक है, जिसका उल्लेख इस पाठ में किया गया है। तो चलिए देख लें क्या है। इस प्रसंग में जापान की दिनचर्या एवं रहन सहन का वर्णन करते हुए लेखक कहता है कि जापान में 80% लोग मनोरोगी हैं। क्या है? मनोरोगी, यानी कि दिमागी बीमारी। यहाँ जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ व्यक्ति चलते नहीं बल्कि दौड़ते हैं, यानी कि हर चीज़ में इतनी तेजी है। यहाँ लोग बकते हैं, यानी कि बोलते नहीं, आपस में बात नहीं करते, बस फटाफट बोला और निकल लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? बकना। तथा एकांत में बड़बड़ाते हैं। उनको इतना स्पीड में काम करने की आदत हो चुकी है कि वो चुप भी नहीं रह पाते।
यहाँ के लोग अमेरिका से टक्कर लेने की होड़ में 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करते हैं। इससे तनाव बढ़ता है, यानी कि आपके टेंशन, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। यही कारण है कि यहाँ मानसिक रोगी बढ़ रहे हैं। लेखक के जापानी मित्र उन्हें एक शाम एक टी सेरेमनी में ले गए। यह चाय पीने की एक विधि है। जापानी में इसे चा नो यूं कहते हैं। क्या कहते हैं? चा नो यूं कहते हैं। ठीक है। वह एक 6 मंजिली इमारत थी। अब उनके मित्र जहां उन्हें लेकर गए वो 6 मंजिल की एक इमारत थी, जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली तमाम तातामी यानी कि चटाई की ज़मीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी बनी थी। तो आप लोगों ने जापानी कल्चर में अगर कुछ देखा हो, आपको जानना हो, तो आप लोग देख सकते हो कि वो लोग के यहाँ छोटे छोटे से हट्स बने होते हैं जो मोटी लकड़ी से बने होते हैं, दफ्ती जिनको हम बोलते हैं। और वो पूरी तरीके से जो है वो क्या कहते हैं, जैसे हम लोग स्थायी स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो स्थायी नहीं होता, वो अस्थायी होता है। उसे कभी भी चेंज किया जा सकता है। ऐसा देखिए, जापान में ये कल्चर इसलिए ज़्यादा है, या अब तो वहाँ पर भूकंप जो है बहुत, एक तो कहते हैं ना वो टेक्टोनिक प्लेट पर है, वहाँ पर भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं। तो पहले इस तरीके का हुआ कि भाई दफ्ती के बनाएंगे तो इनके गिरेंगे भी तो लोग इन पे दबेंगे नहीं, नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। इस तरीके से पहले बनता था। अब क्या है, भूकंप रोधी इमारतें वहाँ पर बनने लगी हैं। तो वहाँ पर एक इन्हीं दफ्ती से एक चटाई बिछी हुई थी और वहाँ पर एक छोटी सी हट बनी हुई थी। बाहर एक बेढप सा मिट्टी का बर्तन रखा था, मतलब बेकार, बिना कोई आकार का रखा था। उसमें पानी भरा हुआ था। उस पानी में उन लोगों ने हाथ पाँव धो तौलिया से पोंछकर अंदर गए। अंदर बैठे चाजीन, यानी कि वहाँ पर एक आपको होस्ट करने वाला व्यक्ति था जिसे हम चाजीन कहते हैं, ने उन्हें झुककर प्रणाम किया और बैठने की जगह दिखाई। अब जैसे जापानियों के होता है ना कि वो झुक के ऐसे करके प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, तो उसी तरीके से उसने नमस्ते किया और उन्हें इशारा किया कि आप यहाँ बैठिए। फिर उसने अंगीठी सुलगाकर उस पर चायदानी रखी। वह बगल के कमरे से कुछ बर्तन लेकर आया। उसने तौलिए से बर्तन साफ किए। उसने ये सब काम अत्यंत संजीदगी के साथ किया, यानी कि कोई हड़बड़ाहट नहीं, बहुत आसानी से आराम से वो काम कर रहा था। वातावरण में चायदानी के पानी का उबाल भी सुनाई दे रहा था, यानी कि वहां पर इतनी शांति थी कि बर्तन में जो पानी उबल रहा था वो भी हमें साफ तौर पे सुनाई दे रहा था। फिर उसने वे प्याले हम 3 मित्रों के सामने रख दिए। ठीक है। चाय तैयार होने पर उसने उसमें प्यालों में डाला। छोटे छोटे प्याले थे, उन प्यालों में 2-2 घूंट चाय आई। उन चाय को जो है वहां पर रख दिया। अच्छा, उस कमरे में 3 से ज़्यादा लोगों का प्रवेश मना था। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई ज़्यादा लोग जाएंगे तो बातें करेंगे, तो फिर इस थेरेपी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर 3 से ज़्यादा लोगों की अंदर आना मना था। तो इन्होंने जब उसने चाय निकाली तो प्याले उनके सामने रख दिए। वहाँ की विशेषता यह थी कि वहाँ 3 से अधिक आदमियों का प्रवेश नहीं दिया जाता था। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। अब 2 घूंट चाय पीने में कितनी देर लगेगी आपको? वे लोग होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पी रहे थे। करीबन 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। वो 2 घूंट चाय एक एक बूंद पीते पीते उन्होंने कितने टाइम तक पी? 1.5 घंटे तक वो 2 घूंट चाय पी। इस गतिविधि से दिमाग की रफ्तार धीमे पड़ने लगी। अब अगर देखिए, हम काम बहुत तेजी से करें तो हमारा दिमाग उतनी तेजी से चलेगा, हम अगर कोई काम बहुत धीमे करें तो हमारा दिमाग भी उतना धीमे चलेगा। अब चाय पीने की प्रक्रिया अगर इतनी धीमी है तो उसके चलते क्या होगा? हमारा दिमाग भी उतना ही धीमे 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 होता जाएगा। फिर थोड़े समय बाद पूरी तरह से बंद हो गया, मतलब हमारे दिमाग में धीरे धीरे करते करते एक सिचुएशन ऐसी आई कि अब वो कुछ सोचे समझने लायक ही नहीं था। लेखक को लगा कि वे अनंत काल में जी रहा है, यानी कि ये जो समय है वो बढ़ ही नहीं रहा है, आगे एकदम रुक गया है। कब शुरू हुआ था, कब खत्म होगा, हमें नहीं पता। उसे सन्नाटा भी सुनाई देने लगा था। इतनी शांति थी कि सब कुछ एक एक चीज सुनाई दे रही थी। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपनों को देखते रहते हैं। हम यहाँ तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। अक्सर हमारे साथ ये होता है कि हम प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं, हम भूतकाल में जो चीज़ें हुई थी उसके बारे में सोचेंगे या हम भविष्य के बारे में सोचेंगे। हमारे साथ ये होता है। हम एक एंजॉयमेंट नाम की चीज़ बिल्कुल भी क्यों नहीं कर पाते? क्यों? क्योंकि हम वर्तमान में रहते ही नहीं हैं। असल में दोनों काल मिथ्या हैं, यानी कि झूठ है। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, हमें उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते लेखक के मन से भूत और भविष्य
दोनों काल उड़ गए थे। उसके सामने केवल वर्तमान क्षण था, वह अनंत काल जितना विस्तृत था। वर्तमान समय था और वो भी क्या था, अनंत काल जितना लंबा। उस दिन लेखक को जीने का वास्तविक अर्थ मालूम हुआ। जापानियों की जैन परंपरा की यह एक बड़ी देन थी। ठीक है, तो उस जैन परंपरा की क्या थी, एक बड़ी देन थी। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि प्रेजेंट में जीजिए। आप हम अक्सर अभी हम रिसेंटली हम एक जगह घूमने गए थे, तो हमने ये देखा कि लोग उस मोमेंट को जीने के बजाय उसे फिल्म बनाने और कैप्चर करने में लगे। वो वास्तविक पल वो जी नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आपको भविष्य के लिए मेमोरी इकट्ठा करनी है। अब आप सोचिए, भविष्य के लिए आप वो मेमोरी इकट्ठा कर रहे हो जिसे आप प्रेजेंट में जी ही नहीं पा रहे हो। अगर आज आप जी भर के उस प्रेजेंट मोमेंट को जी लो, तो क्या उसे कैमरे में कैद करने की जरूरत पड़ेगी? वो तो आपकी मेमोरी में ही ऐसा कैद हो जाएगा, है ना। तो जो समय है वो वर्तमान है, उसे ही हमें सोच समझ के जीना चाहिए। हम अच्छे से अगर उस समय हम रिएक्ट करेंगे तो हमारा भविष्य ऑटोमेटिकली अच्छा ही होगा और हमारा भूत हमेशा अच्छा बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम आ गए अपने लास्ट चैप्टर, हमारे गद्य खंड के। स्पर्श बुक की जो हमारा गद्य खंड है उसका लास्ट चैप्टर है हमारा कारतूस। ठीक है, तो ये बुक का 14वां अध्याय है, लेकिन गद्य खंड का 7वां अध्याय है। ये एक एकांकी है, हमारे सामने रखी गई है। ठीक है, चलिए देखें क्या है। प्रस्तुत पाठ एक ऐसे अपनी जान पर खेल जाने वाले शूरवीर के कारनामों का वर्णन किया गया है जिसका केवल एक ही लक्ष्य था, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने 4 व्यक्तियों का वर्णन किया है। वे हैं कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। यानी कि एकांकी मतलब ये है कि ये एक स्टेज प्ले है, स्टेज पे से खेला जा रहा है और उसमें सिर्फ 4 कैरेक्टर हैं, कर्नल, लेफ्टिनेंट, सवार और सिपाही। इन 4 कैरेक्टर के थ्रू ही ये पूरी कहानी को यहाँ पर बताया जा रहा है और जिसके ऊपर ये केंद्रित है वो है अवध के नवाब आसिफुद्दौला की औलाद वजीर अली। उसकी जाबाजी के कारण यहाँ पर लेफ्टिनेंट और कर्नल एक दूसरे को बता रहे हैं। ठीक है, कर्नल और लेफ्टिनेंट आपस में वजीर अली के कारनामों की बात करते हुए कहते हैं कि वजीर अली ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा है, क्योंकि उसका एक मकसद क्या है वजीर अली का, उसका मकसद है हिंदुस्तान से अंग्रेजों को निकाल भगाना। इसलिए वो तरह तरह के कारनामे करता रहता है। और उसको देखकर उन्हें रॉबिन हुड की याद आ जाती है। अब रॉबिन हुड की क्यों आ जाती है? रॉबिन हुड को आप जानते थे ना कि वो शासन को लूटता था और गरीबों में बांटता था, उनके दुख दर्दों को समझता था। ठीक है, अत्याचारी लोगों को कभी भी नहीं बख्शता था। वही काम यहाँ पर वजीर अली द्वारा किया जाता था। फिर कर्नल लेफ्टिनेंट को शहादत अली यानी वजीर अली के चाचा के बारे में बताता है कि किस तरह वो वजीर अली के पैदा होने से दुखी था और अंग्रेजों का मित्र बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर वजीर अली की बात हो रही थी रॉबिन हुड की, तो अब इसका कहानी में जरा आपको समझा दूं, क्योंकि हो सकता है जब हम इसमें पढ़ें तो थोड़ा आप उलझ जाओ, तो प्लॉट समझ लो क्या है। जो अवध की गद्दी है, अवध की गद्दी पर बैठे हुए हैं आसिफुद्दौला जी। ठीक है, उनकी कोई संतान नहीं है। उनका एक भाई है शहादत अली, जो पूरी तरीके से ऐशो आराम बदतमीज़ एक क्या कहते हैं आदमी है, और वो ये जानता है कि भाई आसिफुद्दौला की कोई औलाद नहीं है, तो जब ये मरेंगे तो इनके बाद ये अवध की गद्दी जो है वो मेरी हो जाएगी। लेकिन शहादत अली के इस मंसूबों पर पड़ फिर जाता है पानी। क्यों? क्योंकि आसिफुद्दौला के एक औलाद होती है वजीर अली। ठीक है, तो अब इस शहादत अली को तो नवाब बनने के सारे जो है सपने धरे के धरे रह गए, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके बाद आसिफुद्दौला के बाद वजीर अली नवाब बनता, और हुआ भी यही। जब आसिफुद्दौला की मृत्यु हुई तो उसके बाद वजीर अली तख्त पर बैठा। वजीर अली मात्र 5 या 6 महीने तख्त पर बैठा था और उसी दौरान उसने पूरी तरीके से अवध से अंग्रेजों का नामो निशान मिटा दिया। अब अंग्रेज इस चीज को लेकर बड़े परेशान, तो उन्होंने शहादत अली, जो कि एक बहुत ही ऐशो आराम पसंद व्यक्ति था, उसे अपनी तरफ मिलाया और तख्ता पलट कर दिया। वजीर अली को गद्दी से हटा दिया और शहादत अली को अवध की गद्दी पर बैठा दिया गया। वजीर अली को हटाकर कहाँ लाया गया? बनारस लाया गया। बनारस में उसे 10 लाख रुपए वजीफा दिया गया, 10 लाख रुपए सालाना दिया गया, ताकि तुम इससे अपना काम चलाओ। ठीक है, अब इधर जो है 10 लाख की शायद 3 लाख कुछ ऐसा ही, अभी हम पार्ट में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
दिया गया वजीफा और इधर शहादत अली को गद्दी पर बैठाया गया। अब देखिए, शहादत अली तो नवाब बनना ही चाहता था। अंग्रेज़ों का ये मकसद था कि अगर वजीर अली रहा तो भाई उनके पाँव वहाँ जम नहीं पाएंगे, शहादत अली रहेगा तो भले वो गद्दी पे रहे, भाई राज तो हमारी मर्जी का चलेगा और ऊपर से हमें धन दौलत ये सारी चीज़ें तो वहाँ से मिलती ही मिलती रहेंगी। तो अंग्रेज़ों का इसमें फ़ायदा था, इसलिए उन्होंने शहादत अली को गद्दी पर बैठा दिया। इधर वजीर अली को ला दिया गया कहाँ पर? बनारस में। अब वो बनारस में है, बनारस से जो क्या कहते हैं जर्नल हैं, वो कहाँ उनको बुला रहे हैं? वो उनको बुला रहे हैं कि भाई कलकत्ता आ जाइए। अब वो कलकत्ता बुला रहे हैं तो भाई इस चीज़ की शिकायत करने के लिए वो वजीर अली कहाँ जाता है? कलकत्ता में ही कंपनी का एक वकील था, उनको बताता है कि भाई इस तरीके से मुझे बार बार, भाई पहले के इस समय की तरह गाड़ियाँ थोड़ी नहीं होती थी, ट्रेन थोड़ी नहीं होती थी पकड़ के चले जाओ, भाई घोड़े हाथियों से जाना पड़ता था, टाइम लगता था। तो कहते भाई मैं एक नवाब रहा हूँ, फॉर्मल नवाब ही हूँ, तो कम से कम इस चीज़ का तो आप यकीन कीजिए कि मुझे बार बार इस तरीके से बनारस से कलकत्ता मत बुलाइए, डिस्टेंस बहुत है। तो मगर वकील ने उनकी बात नहीं सुनी, उल्टा सीधे बात जो है वजीर अली को बोलने लगा। अब वजीर अली तो ऐसे ही अंग्रेज़ों से नफरत करता था, उसने उठाया खंजर और मार दिया वकील को मार के वो वहाँ से भागा। आजमगढ़ होते हुए वो कहाँ आ गया? गोरखपुर के जंगलों में। तो गोरखपुर के जंगलों में जब वो है तो उसी को पकड़ने के लिए यहाँ पर अंग्रेज़ों ने डेरा डाला हुआ है पिछले कुछ महीनों से, जहाँ पर कर्नल और लेफ्टिनेंट बैठकर इसके वजीर अली के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब वो गोरखपुर के जंगलों में आया क्यों है? क्योंकि उसे जाना है नेपाल जाएगा, वहाँ अपनी ताकत बढ़ाएगा, सेना बढ़ाएगा, फिर उसके बाद वो कहाँ? अवध पर हमला करेगा और अपने तख्त को वापस लेगा। इसकी मदद के लिए उसने अफगानिस्तान के जो राजा हैं शाह-ए-जमा, उनको भी इनवाइट किया है कि आप हमारे साथ आइए, युद्ध करिए, मिलकर हम लोग युद्ध करें और हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को मार भगाएं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि फिर कर्नल लेफ्टिनेंट को शहादत अली यानी वजीर अली के चाचा के बारे में बताता है कि किस तरह वो वजीर अली के पैदा होने से दुखी था और अंग्रेज़ों का मित्र बन गया था। अवध के सिंहासन पर बने रहने के लिए उसने अंग्रेज़ों को अपनी आधी दौलत और 10 लाख रुपए दिए। अब शहादत अली को गद्दी पर बैठाला गया तो उसने अंग्रेज़ों को क्या दिया? अपनी पूरी आधी प्रॉपर्टी दे दी और 10 लाख रुपए दे दिए। लेफ्टिनेंट को जब पता चलता है कि हिंदुस्तान से बहुत से राजा, बादशाह और नवाब अफगानिस्तान के नवाब को दिल्ली पर हमला करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, तो लेफ्टिनेंट की बातों में हामी भरते हुए कर्नल कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो कंपनी ने जो कुछ हिंदुस्तान में हासिल किया है वह सब कुछ गंवाना पड़ेगा। तो मैंने कहा था ना, अफगानिस्तान के राजा शाह-ए-जमा को वो सिर्फ वजीर अली ने ही नहीं, बहुत सारे राजा और बादशाह हिंदुस्तान के थे कि वो यहाँ पर आएँ और हमारे साथ युद्ध करें और अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाएं। तो ये चीज़ अंग्रेज़ भी जानते थे कि अगर अफगानिस्तान के राजा यहाँ आ गए तो उन्होंने जितनी भी दौलत सब कुछ कमाई है वो सब उनके हाथ से चली जाएगी। कर्नल की बातों को सुनकर लेफ्टिनेंट कर्नल से कहता है कि वजीर अली की आज़ादी अंग्रेज़ों के लिए ख़तरा है, इसीलिए अंग्रेज़ों को किसी भी तरह वजीर अली को गिरफ्तार करना ही होगा। कर्नल कहता है कि तभी तो वह अपनी पूरी फौज को लेकर उनका पीछा कर रहा है और वजीर अली उनको सालों से धोखा दे रहा है। वजीर अली बहुत ही बहादुर आदमी है, यानी कि सालों से धोखा देता आ रहा है और अभी भी कितने महीनों से वो वहाँ उस गोरखपुर के जंगलों में डेरा डालकर बैठे हैं वजीर अली को पकड़ने के लिए, लेकिन जब कहीं उनको खबर मिलती है वो वहाँ से भाग निकलता है। वो पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? वहाँ पे ऐसा नहीं कि वो पूरी सेना के साथ है, वजीर अली है, उसके 4 सिपाही और है, बस, इससे ज़्यादा लोग नहीं है वहाँ के जंगलों में। वजीर अली ने कंपनी के एक वकील की हत्या भी की है। कर्नल ने हत्या की घटना का वर्णन करते हुए कहा कि वजीर अली को उसके पद से हटाने के बाद अंग्रेज़ों ने वजीर अली को बनारस भेज दिया। कुछ महीनों बाद गवर्नर जनरल वजीर अली को कलकत्ता यानी कोलकाता में बुलाने लगा। अब भाई जाहिर सी बात है, बनारस से कलकत्ता कोई पास है? दूर है। अब बार बार बुलाए। वकील ने वजीर अली की शिकायत वजीर ने कंपनी के वकील से शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता बुला रहा है। वकील ने वजीर अली की शिकायत पर कोई गौर नहीं किया, उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया और उल्टा वजीर अली को ही बुरा भला कहने लगा। वजीर अली के दिल में तो पहले से ही अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी हुई थी और वकील के इस तरह के व्यवहार ने वजीर अली को गुस्सा दिला दिया। भाई पहले ही गुस्सा, एक तो वो अंग्रेज़ों नफरत, अब इस तरह के व्यवहार ने और गुस्सा आ गया वजीर अली ने और उसने चाकू से वहीं वकील की हत्या कर दी। ठीक है,
अब गुस्से में उसने कर दिया। जो मैंने अभी आपको पूरा वाक्य बताया वही मैंने आपको पूरा एक समराइज करके बता दिया, ताकि आप जब ये कहानी पढ़ो तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। कर्नल लेफ्टिनेंट को समझाता है कि वजीर अली किसी भी तरह नेपाल पहुंचना चाहता है और वहां पहुंचकर उसकी योजना है कि वह अफगानिस्तान का हिंदुस्तान पर हमले का इंतजार करेगा और अपनी ताकत को बढ़ाएगा। भाई उससे तो उसकी ताकत छीन ली गई है, अब नेपाल पहुंच के वो अपनी ताकत को फिर से बढ़ाएगा। शहादत अली को सिंहासन से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करेगा और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालेगा। यह है वजीर अली का प्लान, जो कि कर्नल लेफ्टिनेंट को बता रहा है। अंग्रेजी फौज और नवाब शहादत अली खां के सिपाही बहुत सख्ती से वजीर अली का पीछा कर रहे हैं। ठीक है, अब जो वो छिपा हुआ है इन जंगलों में, तो उन जंगलों में कौन उन्हें ढूंढ रहा है? शहादत अली के सिपाही और अंग्रेजों के सिपाही। अंग्रेजी फौज को पूरी जानकारी है कि वजीर अली जंगलों में कहीं छुपा है। लेफ्टिनेंट कहता है कि घोड़े पर सवार आदमी सीधा अंग्रेजों के तंबू की ओर आता हुआ मालूम हो रहा है। घोड़ों के टापों की आवाज़ बहुत नज़दीक आकर रुक जाती है। अब यहाँ पर क्या है कि जब ये लेफ्टिनेंट और कर्नल आपस में बात कर रहे थे ना, उसी समय ये दोनों टेंट के अंदर बात कर रहे थे, बाहर से एक सिपाही दौड़ता हुआ आता है अंदर, ठीक है, और कहता है जनाब दूर से जो है बहुत सारी धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है, जैसे लग रहा है कि एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही है, इतनी तेज़ धूल उड़ रही है। तो लेफ्टिनेंट और कर्नल बाहर जाते हैं तो कहते कि हाँ है। तो तब वो कहते हैं कि भाई सभी को सतर्क कर दो कि भाई इतनी बड़ी कोई सेना आ रही है, सतर्क हो जाए। लेकिन जैसे जैसे वो व्यक्ति पास आया, तंबू की तरफ आया उनके, तो पता चला सिर्फ एक घोड़ा था और उस पर एक सवार था। वो सिपाही उतरा, उसने कर्नल से अकेले में बात करने की फरमाइश करी, तो कर्नल उसे तंबू में यानी कि टेंट में लेकर अंदर आ गया, है ना। बहुत सिपाही अंदर आकर कर्नल से कहता है कि वह सवार उससे मिलना चाहता है। ठीक है, वो आया, मिलना चाहता है, अंदर लेकर। कर्नल सिपाही से उस सवार को अंदर लाने के लिए कहता है कि ठीक है भाई, उसे अंदर ले आओ। तो कर्नल सवार के आने का कारण पूछता है। सवार कर्नल से कुछ कारतूस मांगता है और कहता है कि वह वजीर अली को गिरफ्तार करना चाहता है। अब वो जो सवार सैनिक आया, वो जब टेंट के अंदर कर्नल से बात कर रहा है, तो कर्नल ने सीधे पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या चाहते हो। तो उसने नाम तो नहीं बताया, उसने ये बताया कि भाई उसे कुछ कारतूस की ज़रूरत है, वो वज़ीर अली का पीछा कर रहा है, उसके पास कारतूस ख़त्म हो गए हैं, वो उसको पकड़ना चाहता है। तो भाई कर्नल को लगा अरे भाई ये तो हमारी मदद कर रहा है, तो हम इसको कारतूस दे देते हैं। एक तरीके से अगर इसने वज़ीर अली को पकड़ लिया तो ये होगा कि हमारी मदद हो जाएगी, हम तो इतने दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कर्नल उसे कारतूस दे देता है। यह सुन कर्नल सवार को 10 कारतूस दे देता है और जब सवार का नाम पूछता है तो सवार अपना नाम वजीर अली बताता है। ठीक है, अब जैसे ही कर्नल वो सवार 10 कारतूस लेके जाने लगता है तो कर्नल पूछता है कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। तो बिना डरे वो सिपाही अपना नाम क्या बताता है, वजीर अली, जिसको पकड़ने के लिए कर्नल इतने महीनों से खेमा डाल के जंगल में बैठा था, वो खुद चल के अपने दुश्मन के खेमे में आया था। सोचिए कितना हिम्मती, कितना साहसी और कितना वीर था वजीर अली, है ना। कि कर्नल ने उसे कारतूस दिए हैं इसलिए वह उसकी जान बख्श रहा है। अपना नाम बताते हुए वजीर अली ने कहा कि तुमने हमें कारतूस दिए हैं इसलिए हम तुम्हारी जान बख्श दे रहे हैं, हम तुम्हारी जान नहीं ले रहे हैं। इतना कहकर वजीर अली बाहर चला जाता है। वो उसने कारतूस लिए बाहर गया, घोड़े पर सवार हुआ और चला गया। घोड़े की टापों की आवाज़ से लगता है कि वह दूर चला गया। इतने में लेफ्टिनेंट अंदर आता है। अब जब सवार चला गया तो लेफ्टिनेंट अंदर आया कर्नल से पूछने कि भाई क्या हुआ, और कर्नल से पूछता है कि वह सवार कौन था। कर्नल अपने आप में कहता है कि वह एक ऐसा सिपाही था जो अपनी जान की परवाह नहीं करता, और आज ये कर्नल ने खुद देख लिया। यानी कि जिस व्यक्ति की बात इतनी देर से कर्नल और लेफ्टिनेंट कर रहे थे, उसकी बहादुरी की, उसकी दिलेरी की, उसकी हिम्मत की, उसकी वीरता की सारी दास्तान उन्होंने आज टेंट के अंदर देख ली थी। तो वो लेफ्टिनेंट से क्या कहते हैं, एक वीर सिपाही। ठीक है, वो एक वीर सिपाही था जो आया था। उन्होंने भी उसको नाम नहीं बताया कि वो वजीर अली था। ठीक है, तो ये थे हमारे गद्य खंड के 7 अध्याय जिन्हें हमने यहाँ पर पूरा किया। आपको एक ही बार में हमने पूरे 7 अध्याय समझा दिए ताकि आपका एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। तो काव्य खंड आप पढ़ चुके हैं, पद्य खंड हमने पढ़ा दिया है, और साथ ही साथ आपको मिल रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और लाइव सेशंस भी आपके लिए ले रहे हैं।
और आखिरी दम तक लेंगे, यानी कि एग्ज़ाम में मॉर्निंग भी आपके पास जो है वो लाइव सेशन लेकर आऊँगी। लाइव सेशन का पूरा शेड्यूल आपका जो आपको कहाँ मिलेगा, आप कम्युनिटी पोस्ट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको पूरे शेड्यूल्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर से कुछ एक नए वीडियो के साथ, जहाँ पर हम थोड़ा सा और आपका रिवीजन कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।